देवगिरी कस्बा कन्नौज शहर के अधीन कई छोटे कस्बों में से एक है और यह महान शिवी राज्य का हिस्सा है। इस समय घुड़सवारों का एक समूह धीरे धीरे कस्बे में प्रवेश कर रहा था। उनका नेता एक कवच पहने हुए व्यक्ति था जिसका चेहरा दृढ़ था। वह कन्नौज शहर के 5 भेड़िया रक्षकों में से एक आकाश था। दूसरा व्यक्ति एक नौजवान था जिसके चेहरे की बनावट नाजुक थी। उसने नीली कमीज पहनी थी और उसमें विद्वान जैसी आभा थी। इस नौजवान का नाम आरव था, जो देवगिरी कस्बे के प्रतिहार परिवार का दूसरा बेटा था। उसने 17 साल की उम्र में शाही परीक्षा पास की थी और दूर दूर तक उसकी ख्याति फैल गई थी। आरव द्वितीय मास्टर उन विद्वानों से अलग हैं जिनसे मैं पहले मिला है। भले ही वह कमजोर दिखता हो, वह एक उत्कृष्ट घुड़सवार है, यहां तक कि मेरे अधीन रक्षकों जितना अच्छा। आकाश ने कहा। महोदय, आप बहुत दयालु हैं, आरव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। मेरे बड़े भाई घोड़ों के व्यापार में हैं। मैं बचपन से घोड़ों के बीच रहा हूं, इसलिए मुझे कुछ अनुभव है। इसके अलावा चेतक बहुत समझदार है। यह कहते हुए आरव ने अपने नीचे के घोड़े को थपथपाया। चेतक नाम का यह घोड़ा आरव की तारीफ को समझता हुआ प्रतीत हुआ। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और फुफकारा। उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता की झलक थी। तभी पास में हलचल हुई और किसी ने चिल्लाया, यह अविश्वसनीय है। मैंने सुना है कि सेन परिवार की लड़की को अमर ने चुना है और वह अमर बनने वाली है। सेन परिवार की लड़की? कौन सा सेन परिवार? वह कीर्ति है जिसकी आरव के साथ शादी की बात चल रही है। यह खबर बहुत तेजी से फैल गई और आसपास के लोग इस बारे में बात करने लगे। कई लोग आरव को अजीब नजरों से देखने लगे। अमर? आरव ने धीरे से बुदबुदाया। उसकी अमरों के बारे में समझ अभी भी उन अस्पष्ट किंवदंतियों पर आधारित थी। क्या मानव शक्ति हवा और बारिश को बुला सकती है, आकाश को जला सकती है और समुद्र को उबाल सकती है? इसे अपनी आंखों से देखे बिना आरव को विश्वास नहीं था कि इस दुनिया में अमर हैं। अमर शब्द सुनते ही आकाश का शरीर कांप गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसकी आंखों की गहराई में डर की एक झलक दिखी। लेकिन आरव ने भौहें सिकोड़कर सोच में डूबे हुए इसे नोटिस नहीं किया। तभी आसमान में एक इंद्रधनुषी रोशनी तेजी से चमकी। यह आरव और अन्य लोगों के सिर के ऊपर से गुजरी, लेकिन फिर वापस लौटी और हवा में रुक गई। लोगों ने सहज रूप से ऊपर देखा और 3 लोगों को किसी सहारे के हवा में खड़ा देखा, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें थाम रही हो। आरव का चेहरा थोड़ा बदल गया। अमर, यह तरीका सामान्य दुनिया के लोगों की समझ और बुद्धि से परे था। देवता प्रकट हुए, कृपया मुझे आशीर्वाद दें। अमर! आसपास की भीड़ लगभग पूरी तरह से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उनके चेहरों पर श्रद्धा थी और वे प्रार्थना कर रहे थे। आकाश की गतिविधियां भी बहुत तेज थीं। वह घोड़े से उतरा, घुटनों पर बैठ गया और जोर से चिल्लाया, कन्नौज शहर का एक साधारण नागरिक आकाश अमर को प्रणाम करता है। आकाश के इस कृत्य ने आरव को चौंका दिया। 5 भेड़िया रक्षकों में से एक के रूप में आकाश कन्नौज शहर के सैकड़ों मील के क्षेत्र में बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसने भी अमर को देखते ही बिना झिझक घुटने टेक दिए। पलक झपकते ही आरव अपने घोड़े पर खड़ा होकर घुटने टेके हुए लोगों की काली भीड़ में एक बगुले की तरह अलग दिख रहा था। दबाव हर तरफ था। आरव कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर चेतक से कूद गया और ऊपर देखा। हवा में बीच में खड़ा व्यक्ति एक लंबा नीला लबादा पहने हुए था। उसका चेहरा ठंडा था। उसकी संकरी आंखें नीचे की भीड़ को देख रही थीं और उसकी भौहों में एक घमंड था जो हर चीज से ऊपर प्रतीत होता था। नीले लबादे वाले व्यक्ति के पास एक पुरुष और एक महिला खड़े थे। दोनों देवगिरी कस्बे से थे। पुरुष का नाम जतिन था, जो कस्बे में एक कुख्यात बदमाश था, जो पुरुषों और महिलाओं को तंग करता था और हर तरह का बुरा काम करता था। उसे 2 साल पहले आरव ने जेल भेजा था, लेकिन अब उसे नीले लबादे वाले व्यक्ति ने बाहर निकाला था। आरव ने भौहें सिकोड़ लीं। जतिन के चरित्र को देखते हुए, क्या वह अमर बन सकता है? अगर जतिन अमर बन गया तो कितने लोग कष्ट झेलेंगे? आरव ने अपनी नजर घुमाई और हवा में खड़ी लड़की को देखा। लड़की का नाम कीर्ति था। वह अपनी जवानी के चरम पर थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी और उसके स्वभाव में कोमलता थी। कीर्ति की आंखों से आरव जान गया कि वह क्या सोच रही थी।
उनका पहले किया गया वादा अमृता की किंवदंती के सामने कमजोर पड़ गया। आरव ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी अगली मुलाकात इस तरह होगी। एक ऊपर आसमान में, दूसरा जमीन पर खड़ा। कीर्ति भी आरव को देख रही थी, उस व्यक्ति को जिसे वह कभी बहुत प्रशंसा करती थी। कभी उसके दिल में आरव सर्वशक्तिमान था। आरव ने 3 साल की उम्र में पढ़ना शुरू किया, 7 साल की उम्र में 4 पुस्तकों और 5 शास्त्रों से परिचित हो गया, 12 साल की उम्र में विद्वान की परीक्षा पास की और 17 साल की उम्र में शाही परीक्षा पास की। ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति महान शिवी राज्य में पहले कभी नहीं देखा गया था और वह भविष्य में निश्चित रूप से उच्च पद प्राप्त करता। प्रतिहार परिवार के बड़े बेटे की रुकावट के कारण आरव ने कभी मार्शल आर्ट नहीं सीखा, लेकिन कीर्ति का मानना था कि अगर आरव ने मार्शल आर्ट सीखा होता तो वह भी जनरल बन सकता था और उसे सम्मान का खिताब मिल सकता था। लेकिन अब कीर्ति को पता चला कि वह गलत थी। आखिरकार आरव की उपलब्धियां केवल सांसारिक दुनिया तक सीमित थीं और अमरों की नजर में इनका कोई महत्व नहीं था। बस एक अवसर ने उसे आरव को नीचा देखने की योग्यता दी। नश्वर, तुम घुटने क्यों नहीं टेकते? यह सवाल नीले आसमान से गरज की तरह था, जो अचानक आरव के कानों में फटा, जिससे वह चक्कर खा गया। उसके हाथ पैर कमजोर हो गए और वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। पौराणिक अमर के सामने घुटने टेकने में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन नीले लबादे वाले व्यक्ति का लगभग धमकाने वाला रवैया आरव के मन में गुस्सा पैदा कर गया। यह अन्याय कीर्ति की आंखों में दृढ़ता से आया, अमर के शिष्य चयन पर संदेह से और आरव की हड्डियों में गर्व से। आरव ने गहरी सांस ली, अपने सीने की झुंझलाहट को दबाया और जोर से कहा, मेरे पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं। मुझे शिव के राजा को देखकर घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हें क्यों टेकूं? अगर तुम चाहते हो कि मैं घुटने टेकूं तो मैं नहीं टेकूंगा। नीले लबादे वाले व्यक्ति के भयंकर प्रभाव के तहत आसपास के नश्वर लोग चुप थे, यहां तक कि सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। फिर भी आरव अपने नश्वर शरीर के साथ अमर का सामना कर रहा था और उसका जोश कम नहीं था। तुम वाकई मूर्ख नश्वर हो। नीले लबादे वाले व्यक्ति के होंठ थोड़े मुड़े, उसकी आंखें ठंडी थीं और उसने शांति से कहा, चूंकि ऐसा है, तुम्हारी प्रसिद्धि और सम्मान आज से खत्म है। हालांकि उसका लहजा सपाट था, किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया। नीले लबादे वाला व्यक्ति जारी रखा, जो भी सामंती राज्य इस व्यक्ति को अधिकारी के रूप में लेने की हिम्मत करेगा, वह गरुड़ महल के कन्नौज के मास्टर का दुश्मन होगा। गरुड़ महल कन्नौज के मास्टर। शब्द सुनकर जमीन पर घुटने टेके हुए आकाश के चेहरे पर डर का भाव आया और उसने कांपती आवाज में तुरंत जवाब दिया, मास्टर, चिंता न करें। जब तक वह दाकी देश में है, आरव हमेशा के लिए एक नीच व्यक्ति रहेगा। जीवन भर नीच व्यक्ति होना। बस कुछ शब्दों के साथ आरव का भाग्य तय हो गया। कीर्ति की आंखों में दया की एक झलक दिखी, लेकिन बदमाश जतिन उत्साहित दिख रहा था। आरव शांत दिख रहा था और उसे कोई झटका नहीं लगा था। थोड़ी देर बाद आरव ने खुद पर हंसते हुए कहा, यह प्रसिद्धि इतनी सस्ती है, इसका क्या मतलब? हम कन्नौज के मास्टर की पहले से ही संकरी आंखें और संकरी हो गईं। उनमें ठंडी रोशनी चमक रही थी। आरव की चुनौती ने उसे मारने की इच्छा जगा दी। तभी आरव के पास खड़ा चेतक अचानक बेचैन और चिड़चिड़ा हो गया, अपने खुरों को जमीन पर रगड़ने लगा और लगातार हिनहिनाने लगा। आरव शांत रहा, लेकिन उसके मन में झटका लगा। वह कुछ बार खतरे में था और चेतक की यही प्रतिक्रिया थी। तुम वाकई एक समझदार जानवर हो। मेरे सामने शोर करने की हिम्मत। कन्नौज के मास्टर ने हल्के से चिल्लाया, अपनी तर्जनी बढ़ाई और चेतक की ओर हल्के से इशारा किया। प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था कि एक लाल रोशनी पहले ही चेतक के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। सभी के सामने चेतक के शरीर से अचानक तेज लपटें भड़क उठीं, जो तुरंत उसके पूरे शरीर पर फैल गईं। लपटें इतनी तेज थीं कि वे आरव को भी लपेटने वाली थीं। हालांकि आरव सामान्य विद्वानों जितना कमजोर नहीं था, उसने ऐसी चालाकी विधि कभी नहीं देखी थी और वह पूरी तरह से चौंक गया था। देखते ही देखते आरव को लपट्टों में लपेटने वाला था। चेतक ने दुख भरा चीत्कार किया और पागल की तरह बाहर की ओर दौड़ा। भीड़ डर से इधर उधर भागी।
चेतक कुछ कदम दौड़ने के बाद बिना ताकत के जमीन पर गिर गया। पलक झपकते ही वह राख का ढेर बन गया और उसके शरीर का कोई निशान नहीं बचा। यह पूरी प्रक्रिया केवल कुछ सांसों में हुई। इस तरह की आग निश्चित रूप से सांसारिक दुनिया की नहीं थी। यह कल्पना की जा सकती है कि अगर चेतक समय पर नहीं भागा होता तो आरव को अगर थोड़ी सी भी आग छू जाती तो उसके बचने की कोई संभावना नहीं होती। कितना अफसोस, इतना समझदार घोड़ा जो अपने मालिक की रक्षा करता था। भेड़िया रक्षक आकाश ने चुपके से आह भरी। एक हल्की हवा चली और चेतक की राख हवा में लंबे समय तक तैरती रही, जैसे कि अपने मालिक से विदाई ले रही हो। आरव खाली नजरों से आगे देख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और वह व्याकुल था, जिससे लोग दुखी महसूस कर रहे थे। इस बार वह आरव को मारने में असफल रहा। कन्नौज के मास्टर की आंखों में ठंडी रोशनी चमकी और उसकी हत्या की इच्छा फिर से बढ़ी। मास्टर, छोड़ दीजिए, वह बस एक साधारण व्यक्ति है, उसके साथ परेशान होने की क्या जरूरत। कीर्ति ने नीचे आरव को देखा, कुछ अनिच्छा महसूस की और धीरे से कहा। कन्नौज मास्टर थोड़ा हिचकिचाया। एक नश्वर से निपटने के लिए बार बार हमला करना वास्तव में उसकी प्रतिष्ठा के नीचे था। जतिन आरव को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहता था और जल्दी से बोला, मास्टर, हमें घास को जड़ से उखाड़ना चाहिए, नहीं तो यह व्यक्ति भविष्य में बड़ा खतरा बन सकता है। कन्नौज मास्टर पहले तो हिचकिचाया, लेकिन जतिन के शब्द सुनकर उसे अचानक गर्व महसूस हुआ और वह ठंडे स्वर में बोला, वह बस एक नीच व्यक्ति है जिसके पास आध्यात्मिक जड़ें नहीं हैं। वह अपने जीवन में कभी भी साधना नहीं कर सकता। योग्यता के मामले में वह उस जानवर से भी कम है। उसके बेकार जीवन को छोड़ने से क्या फायदा। सिर्फ उसकी शक्ल के आधार पर क्या वह मेरी सबसे बड़ी चिंता बनने लायक है? शायद अगले जन्म में। जतिन ने मन ही मन गाली दी। उसे नहीं पता था कि उसके शब्द उल्टा पड़ जाएंगे। आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चुपचाप जमीन से चेतक की राख का एक मुट्ठी उठाया और चला गया। कन्नौज के मास्टर की आंखों में तिरस्कार की एक झलक दिखी और उसने शांति से कहा, भले ही एक नीच चींटी का दिल आकाश पर हो, वह बाज के पंखों को कैसे छू सकता है। आरव को सुरक्षित जाते देख जतिन अनिच्छुक दिखा। अगर यह व्यक्ति न होता तो वह जेल में कैसे कष्ट झेलता। यह सोचकर जतिन की आंखें नाराजगी से भर गईं। उसका चेहरा उदास से उज्जवल हो गया और पता नहीं वह क्या सोच रहा था। कीर्ति ने आरव की अकेली पीठ को देखा और मन ही मन आह भरी। आधे घंटे से भी कम समय में इस व्यक्ति ने अपनी हर चीज खो दी और शायद केवल उसका दयनीय गर्व ही बचा था। लेकिन इसका क्या उपयोग। हाय, इस युवा मास्टर आरव ने अपनी प्रसिद्धि और भाग्य खो दिया और नीच व्यक्ति बन गया जो एक बेकार व्यक्ति से अलग नहीं है। प्रतिहार परिवार के दो युवा मास्टर, एक विद्वान और दूसरा योद्धा, हाल के वर्षों में उभरने की संभावना रखते थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्हें ऐसा झटका लगा। सौभाग्य से प्रतिहार परिवार के बड़े युवा मास्टर एक जन्मजात मास्टर हैं। जन्मजात मास्टर का क्या उपयोग? भेड़िया रक्षक आकाश महोदय भी जन्मजात मास्टर हैं। क्या उन्होंने अमर को देखकर डर से घुटने नहीं टेके? अमर ने कहा कि प्रतिहार परिवार के दूसरे युवा मास्टर आरव के पास साधना करने की योग्यता भी नहीं है। मुझे डर है कि वह निराशा में मर जाएगा। आरव ने सिर झुकाया, जैसे कि उसे दूसरों की चर्चाओं का पता ही न हो, और चुपचाप आगे बढ़ा। आरव, रुको। आवाज बहुत परिचित थी, लेकिन संबोधन थोड़ा अपरिचित था। आज से पहले उसके पीछे की महिला हमेशा उसे प्यार से भाई आरव कहती थी। आरव बिना रुके आगे बढ़ता रहा। कीर्ति ने उसे पकड़ा। उसकी नाक की नोक पर थोड़ा पसीना था, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी थीं और वह हाँफ रही थी। आरव, तुम पढ़ाई से मूर्ख हो गए हो। अभी घुटने टेकने में क्या बड़ी बात थी? कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता, आरव ने हल्के से कहा। आरव नहीं रुका। कीर्ति पहले से ही नाराज थी और ये शब्द सुनकर वह और अधिक नाराज हो गई। उसने तेजी से कुछ कदम आगे बढ़ाए और आरव का रास्ता रोक लिया। आरव, जागो। कीर्ति ने आरव की आंखों में देखा और चिल्लाया, बदला लेने की सोच भी मत, यह असंभव है। तुम 17 साल के हो और तुम मार्शल आर्ट सीखने की सबसे अच्छी उम्र को चूक गए हो, और तुम में आध्यात्मिक जड़ें नहीं हैं, इसलिए तुम बिल्कुल साधना नहीं कर सकते। भले ही तुम मार्शल आर्ट सीख कर
अधिग्रहित या जन्मजात स्तर तक पहुंच जाओ, तुम केवल नश्वर की ताकत तक सीमित रहोगे और तुम अमर के एक प्रहार को नहीं झेल पाओगे। आरव चुप रहा, बस कीर्ति को चुपचाप देखता रहा। कीर्ति आरव की नजरों का सामना नहीं कर सकी। उसने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, हमारा एक समझौता था और मैं तुम्हें सैन परिवार की मदद करने के लिए धन्यवाद देती हूं, लेकिन वह सब अतीत की बात है और अब से हम दो अलग अलग संसारों से हैं। आरव मुस्कुराया और अपनी भौहें थोड़ा उठाईं। तुम्हारा संसार बहुत शानदार है, कीर्ति ने कहा। जतिन और मैं कल मास्टर के साथ देवगिरी कस्बा छोड़ देंगे। हम अब तुमसे विदाई लेने आए हैं और इन बेकार चीजों पर तुमसे बहस नहीं करना चाहते। तुम जा सकती हो। आरव तुम्हें विदा नहीं करेगा। अगर भाग्य हुआ तो फिर मिलेंगे। आरव ने रुचि खो दी और कीर्ति के पास से चला गया। जैसे ही दोनों एक दूसरे के पास से गुजरे, कीर्ति ने धीरे से फुसफुसाया, हमारा रिश्ता खत्म हो गया। हम अब अमर और नश्वर अलग हैं। मुझे डर है हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। आरव एक पल के लिए रुका, फिर बिना कुछ कहे चला गया। इस झटके ने आरव की पूरी दुनिया की अवधारणा को उलट दिया। पता चला कि इस दुनिया में वाकई अमर हैं और किसी भी अमर की शक्ति एक बड़े देश से भी अधिक है। गरुड़ महल की तो बात ही छोड़ दें। प्रसिद्धि और भाग्य खोना आरव के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन वह बचपन से चेतक के साथ था। उसकी नजर में चेतक अब केवल एक घोड़ा नहीं था, बल्कि एक रिश्तेदार की तरह था। थोड़ी देर बाद आरव अपने हवेली में पहुंच गया। यह हवेली बड़ी नहीं थी और बहुत सुनसान थी, जिसमें केवल कुछ कमरे थे। यह आरव को उसके बड़े भाई विशाल ने तब उपहार में दी थी जब उसने 12 साल की उम्र में शाही परीक्षा पास की और विद्वान बना। आरव ने चेतक की राख को पकड़ा और आंगन के बीच में एक आड़ू के पेड़ के पास गया और उसे दफना दिया। चेतक, यह आड़ू का पेड़ मैंने खुद लगाया था। अब से तुम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहोगे। एक दिन मैं कन्नौज के मास्टर का खून तुम्हारी राख पर छिड़कूंगा। आरव की आंखें थोड़ी लाल थीं। वह आड़ू के पेड़ के पास चुपचाप लंबे समय तक खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे मुड़ा। जब वह मुड़ा, आरव ने एक व्यक्ति को देखा। वह एक लाल लबादा पहने हुए महिला थी। वह बहुत सुंदर थी, न तो आकर्षक न ही भड़कीली, और बिना किसी मेकअप के। वह ऐसी लग रही थी जैसे किसी चित्र से बाहर निकली हो। आरव ने एक बार कहा था कि प्राचीन लोग कहते थे कि कमल साफ पानी से निकलता है, स्वाभाविक रूप से बिना किसी सजावट के। ऐसा ही होना चाहिए। उसका चेहरा सुंदर था, लेकिन उसने लाल लबादा पहना था जो थोड़ा असंगत लगता था। फिर भी यह विरोधाभास उसमें एक अनोखा स्वभाव पैदा करता था। 2 साल पहले जब आरव अपनी यात्रा से लौटा था, उसने कन्नौज पहाड़ों के पास इस लड़की को बेहोश देखा था। डर था कि जंगली जानवर उसे खा लेंगे, इसलिए वह उसे वापस ले आया। हवेली में पहुंचने के थोड़े समय बाद लाल लबादे वाली महिला होश में आ गई। वह ठीक लग रही थी, लेकिन आरव ने उसका नाम और पता पूछने की कितनी भी कोशिश की, वह चुप रही। लाल लबादे वाली महिला यहां 2 साल तक रही और आरव ने उसे कभी नहीं निकाला। इस हवेली में कोई नौकर नहीं था। आरव को सेवा लेने की आदत नहीं थी, इसलिए वह खुद अपने तीनों समय का खाना तैयार करता था। उसके विचार में एक व्यक्ति और होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस थोड़ा और खाना बनाना पड़ता था। पिछले 2 सालों में हर बार जब आरव खाना तैयार करता था, वह एक हिस्सा निकालता और लाल लबादे वाली महिला के दरवाजे पर रख देता। दरवाजा खटखटाता और फिर चला जाता। लाल लबादे वाली महिला शायद ही कभी दिखाई देती थी। आरव ने उसे कभी हवेली से बाहर जाते नहीं देखा और दोनों के बीच बातचीत 5 वाक्यों से ज्यादा नहीं हुई। देवगिरी कस्बे के लोगों की तो बात ही छोड़ दें, प्रतिहार महल में भी किसी को उसके अस्तित्व का पता नहीं था। महिला का नाम रोशनी था। वह एकांत प्रिय थी और कम बोलती थी। आरव को बस इतना ही पता था। आरव को नहीं पता था कि रोशनी कब उसके पीछे खड़ी हुई, लेकिन आज रोशनी की आंखों में जब वह उसे देख रही थी, कुछ अजीब था जिसे बयान करना मुश्किल था। आरव ने उसकी ओर सिर हिलाया और कमरे में वापस चला गया। 2 साल के संपर्क के बाद दोनों पक्ष इस अभिवादन के तरीके के आदी हो चुके थे और आरव जानता था कि भले ही वह बोले, रोशनी ध्यान नहीं देगी। आरव ने दरवाजा कसकर बंद किया और कोने से एक करीब 1 फुट लंबा तेज चाकू निकाला। यह जंग से भरा था और पता नहीं कब से इस्तेमाल नहीं हुआ था। आरव ने लंबे समय तक टटोला, एक पत्थर ढूंढा,
उस पर थोड़ा पानी छिड़का और उदास चेहरे और ठंडी आंखों के साथ चाकू को धार देना शुरू किया। थोड़ी देर बाद आरव को कुछ याद आया। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकला। आंगन में रोशनी को देखते हुए उसने कहा, मिस डी, आपको आज जल्दी सो जाना चाहिए। रात में चाहे कोई भी शोर सुनाई दे, आपको कमरे से बाहर नहीं निकलना है। रोशनी चुप रही और उदासीन दिखी। पता नहीं क्यों आरव के दिमाग में अचानक एक अजीब विचार आया। स्वभाव और स्तर के मामले में उसके सामने रोशनी एक अमर की तरह थी, सुरुचिपूर्ण और अलौकिक, हर चीज के प्रति उदासीन। एक सच्चा अमर केवल इसलिए क्रोधित होकर किसी को चोट क्यों पहुंचाएगा कि कोई नश्वर घुटने टेकता है या नहीं? बेशक यह विचार केवल आरव के दिमाग में एक पल के लिए चमका। आरव ने आंगन के तहखाने से शराब का एक मटका निकाला, मिट्टी की मुहर तोड़ी और जानबूझकर रास्ते में कुछ शराब छलकाई जो उसके कमरे तक ले गई। दरवाजे पर पहुंचकर आरव ने अपना हाथ छोड़ दिया और शराब का मटका गिरकर टूट गया। शराब चारों ओर छलक गई और तेज गंध फैल गई। रोशनी ने पूरी प्रक्रिया देखी। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। आरव कमरे में चला गया। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, बल्कि आधा खुला था। कोने में आकर आरव ने चाकू को धार देना जारी रखा। आज की रात निश्चित रूप से अशांत होगी। आरव इंतजार कर रहा था, किसी का इंतजार। रात को चांद अंधेरा था और हवा तेज थी। एक चुपके से चलने वाली आकृति आरव की हवेली में ऊंची दीवार के सहारे घुस आई। जब वह उतरा तो तेज आवाज हुई और काली छाया जल्दी से कोने में भाग गई। काफी फुर्तीली थी। थोड़ी देर बाद आंगन शांत था और कोई असामान्यता का संकेत नहीं था। काली छाया खड़ी हुई और अपनी कमर से एक चमकता हुआ खंजर निकाला। खंजर की ठंडी रोशनी के माध्यम से स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता था कि यह व्यक्ति जतिन था, जो कीर्ति के साथ अमर संप्रदाय में शामिल हुआ था। जतिन एक बदला लेने वाला व्यक्ति था। पहले वह प्रतिहार परिवार से थोड़ा डरता था और आरव की प्रसिद्धि से चिंतित था। अब आरव एक नीच व्यक्ति बन गया है, जबकि वह अमर संप्रदाय में शामिल होकर आसमान पर चढ़ गया है। वह आरव को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता था? इसके अलावा अगर वह आज रात आरव को बिना किसी को पता चले मार सकता है, तो वह कल कन्नौज के मास्टर के साथ देवगिरी कस्बा छोड़ देगा। भले ही प्रतिहार परिवार को इसका पता चल जाए, वे उनके दरवाजे पर नहीं आएंगे, वरना कन्नौज के मास्टर क्रोधित होकर पूरे कबीले को नष्ट कर देगा। जतिन के पास कोई मार्शल आर्ट कौशल नहीं था, लेकिन वह ताकतवर था और सोचता था कि वह आसानी से एक कमजोर विद्वान से निपट सकता है। कुछ सावधान कदमों के बाद जतिन को शराब की हल्की सुगंध महसूस हुई। एक नजर डालते ही उसने एक कमरे के दरवाजे पर एक टूटा हुआ शराब का मटका देखा। हाँ, जतिन ने राहत महसूस की और क्रूरता से मुस्कुराया। आखिरकार तुमने कभी कोई तूफान नहीं देखा, फिर भी तुम शराब में अपने दुख डुबाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे डर है कि तुम अब पूरी तरह नशे में हो। यह एकदम सही है। मैं तुम्हारे हाथों और पैरों की नसें काट दूंगा और फिर धीरे धीरे तुम्हें यातना दूंगा। जतिन अकड़कर कमरे के दरवाजे तक गया और देखा कि यह आधा खुला था। उसने दरार से अंदर झांका और देखा कि बिस्तर पर कोई व्यक्ति लेटा हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन रोशनी मंद थी और वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। जतिन ने ज्यादा नहीं सोचा। उसके चेहरे पर क्रूरता थी। उसने दरवाजा खोला और अंदर दौड़ पड़ा। कमरे में शराब की गंध और तेज हो गई। जतिन ने भौहें सिकोड़ लीं और पैरों के बल बिस्तर की ओर बढ़ा। जैसे ही जतिन बिस्तर के पास आया, एक छाया दरवाजे के पीछे से चुपके से निकली, जैसे कि अंडरवर्ल्ड का भूत। अचानक अंधेरे में एक ठंडी रोशनी चमकी और इससे पहले कि जतिन प्रतिक्रिया दे पाता, उसे अपनी गर्दन पर हल्की ठंडक और चुभन महसूस हुई और एक ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी, अगर तुम हिले तो मैं तुम्हें मार दूंगा। पल भर में जतिन की पीठ पर ठंडक दौड़ गई और उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। भले ही उसके पास 1000 पाउंड की ताकत थी, जतिन उसका एक टुकड़ा भी इस्तेमाल नहीं कर सका। वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी गर्दन के पास जो था वह निश्चित रूप से एक तेज हथियार था जो आसानी से उसके गले को भेद सकता था। तुम कौन हो? जतिन घबरा गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला भेद दिया गया हो और गर्म तरल उसकी गर्दन से नीचे उसकी छाती तक बह रहा हो। यह अनुभव भयानक था,
ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही हो, लेकिन वह कुछ भी करने में असमर्थ था। अचानक जतिन को लगा कि उसके बाल अचानक खींचे गए और पीछे की ओर झटके से खींचे गए। उसके सिर की खाल में फटने जैसा दर्द हुआ, जैसे कि वह लगभग उखड़ गई हो। आह! जतिन दर्द से चिल्लाया। तीव्र दर्द और तेज ब्लेड से मौत के खतरे की उत्तेजना के तहत जतिन के पैर कमजोर हो गए और वह धड़ाम से घुटनों पर गिर गया। जतिन ने कभी मौत को इतने करीब नहीं महसूस किया था। देखो मैं कौन हूं? पीछे से फिर से आवाज आई, ठंडी और भयावह, जैसे कि अंडरवर्ल्ड का भूत जो बदला लेने आया हो। जतिन ने एक अजीब मुद्रा में रखा, सिर पीछे की ओर झुका, पूरी कोशिश से अपनी आंखें खोलकर ऊपर देखने की कोशिश की। यह दृश्य देखकर जतिन डर से मर गया। अंधेरे में आरव का चेहरा उदास था और उसकी भौहों में हत्या की भावना थी। उसमें विद्वान की कोई आत्मा नहीं बची थी। उसकी आंखें डरावनी रूप से चमक रही थीं और उसकी नजर उसके हाथ में चाकू से भी तेज लग रही थी। इस पल में जतिन ने वास्तव में आरव की हत्या की मंशा और दृढ़ता को महसूस किया। ओह नहीं, आरव ने अपनी प्रसिद्धि खो दी और नीच व्यक्ति बन गया। वह वाकई मुझे मारना चाहता है। नहीं, मैं अमर बनने वाला हूं, मैं मर नहीं सकता। पल भर में जतिन के दिमाग में हजारों विचार चमके और अंत में सब जीवित रहने की तीव्र इच्छा में बदल गए। जतिन ने कांपती आवाज में कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते। मास्टर को पता चलेगा कि तुम मरने से नहीं बच पाओगे। हा, आरव हंसा और बोला, मैं अब एक बेकार व्यक्ति हूं। मैं किसी को अपने साथ ले जाने वाला था। यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम मुझसे टकरा गए। फिर मुझे दोष मत देना। अंधेरे में आरव की मुस्कान जतिन की नजर में विशेष रूप से डरावनी लग रही थी। उस शांत लहजे ने जतिन को और डरा दिया। पागल, आरव पागल है। इस विचार के खत्म होने से पहले जतिन ने महसूस किया कि उसकी गले पर तेज चाकू फिर से हिला। जतिन का मनोबल तुरंत टूट गया क्योंकि चुभने वाला दर्द की लहरें आईं। युवा मास्टर आरव, कृपया मेरी जान बख्श दें। मैं फिर कभी बुराई नहीं करूंगा। युवा मास्टर आरव, मैं जतिन स्वर्ग की कसम खाता हूं कि अगर मुझे अमर संप्रदाय में प्रवेश करने का सौभाग्य मिला तो मैं कभी तुमसे बदला नहीं लूंगा, वरना मेरे दिल को तीरों की बौछार भेद दे। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें संकरी करके जतिन को धुंधली नजरों से देखता रहा। यह चुप्पी जतिन को और घबरा रही थी। जतिन को कोई अंदाजा नहीं था कि आरव क्या सोच रहा था। पता नहीं कितना समय बीता, लेकिन जब जतिन लगभग निराशा में था, उसे अचानक अपनी खाल ढीली महसूस हुई और उसके गले पर तेज चाकू धीरे धीरे हट गया। चलो भाग, आरव ने ठंडे स्वर में कहा। ये दो शब्द स्वर्ग की आवाज की तरह थे। जतिन को ऐसा लगा जैसे उसे माफी मिल गई हो और वह कमरे से रेंगकर बाहर निकला। जतिन ने अपने गले के घाव को अपने हाथों से कसकर ढक लिया, आंगन में भागा और हाँफने लगा। मौत से बचने के बाद जतिन ने दांत पीसे और उसके मन में फिर से बुरे विचार जागे। आरव आखिरकार एक विद्वान है। उसने बस बढ़त ले ली। वह कितना सक्षम हो सकता है? जतिन की आंखों में क्रूरता चमकी और वह पीछे मुड़कर नहीं देख सका। उसने देखा कि आरव दरवाजे पर खड़ा था, नीली कमीज पहने, अपने दाहिने हाथ में 1 फुट लंबा तेज चाकू पकड़े। उसकी आंखों में ठंडक थी। वह एक आदमखोर बाघ की तरह दिख रहा था जो हत्या की भावना से भरा था। उसकी आंखों में तिरस्कार की एक झलक थी, जैसे कि उसने जतिन के विचारों को भांप लिया हो। जतिन के मन में जो बुरे विचार अभी जागे थे, वे तुरंत गायब हो गए। जतिन को नहीं पता था कि उसके गले का घाव कितना गहरा था, न ही उसे पता था कि आरव के पास कोई और चाल थी या नहीं। चाहे जो भी हो, वह और जोखिम नहीं लेना चाहता था। सज्जन के लिए बदला लेने में देर नहीं होती। जतिन ने ऐसा सोचा और जल्दी से वहां से भाग गया। जतिन के जाने के बाद काफी समय तक आरव ने लंबी सांस छोड़ी। उसका चेहरा थोड़ा पीला था। हालांकि यह टकराव छोटा था, यह अत्यंत खतरनाक था। सौभाग्य से सब कुछ उसकी गणना में था। कीर्ति के साथ बातचीत के दौरान आरव ने एक विवरण सुना कि वह और जतिन कल कन्नौज के मास्टर के साथ देवगिरी कस्बा छोड़ देंगे। आरव को उम्मीद थी कि जतिन आज रात बदला लेने आएगा। आरव ने प्रतिहार परिवार से मदद मांगने के बारे में सोचा था, लेकिन ऐसा करने से प्रतिहार परिवार को फंसाने के अलावा परिणाम नहीं बदलेगा, क्योंकि जतिन को नहीं मारा जा सकता। वह पुराना बदमाश नहीं है,
बल्कि एक व्यक्ति है जो अमर बनने वाला है। अगर यह व्यक्ति मर गया तो कन्नौज अमर निश्चित रूप से उसे मारने आएगा। तब उसे कौन रोक सकता है? आरव ने कभी किसी को नहीं मारा था, लेकिन पता नहीं क्यों जब तेज चाकू ने जतिन के गले को छेदा तो उसके मन में कोई घबराहट, डर या भय नहीं था। इसके बजाय उसे उत्साह और कोशिश करने की इच्छा महसूस हुई। चाहे कल आसमान गिरे या धरती फटे, बस इस धमकाने वाले को मार डालो और अपने सीने की जलन को शांत करो। यह कितना संतोषजनक होगा। आरव की हत्या की भावना नकली नहीं थी, क्योंकि अभी वह लगभग नियंत्रण खो बैठा था और चाकू से वार कर दिया था। पहली बार आरव ने पाया कि उसके शरीर में बहने वाला खून विद्वान का नहीं था, बल्कि युद्ध के मैदान में खून की प्यास रखने वाले जनरल का था, या शायद बदला लेने में आनंद लेने वाले गैंगस्टर का था। उसकी प्रसिद्धि और उपलब्धियों ने खलनायक को डराने में विफल रहीं, लेकिन इसके बजाय उसके हाथ में तेज चाकू ने उसे पीछे हटने के लिए मजबूर किया। 10 साल की कठिन पढ़ाई 1 फुट लंबे चाकू की धार के बराबर नहीं है। आरव ने खुद पर हंसते हुए कहा, विद्वान बेकार है, बस इतना ही। आरव कमरे में लौटा, तेज चाकू को एक तरफ फेंक दिया और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वह एक बात से चिंतित था। जतिन के स्वभाव के साथ अपनी साधना में सफल होने के बाद वह निश्चित रूप से आज की शर्मिंदगी का बदला लेने के लिए देवगिरी कस्बा लौटेगा। वह उसकी मौत होगी। शायद यह 1 महीने में हो, शायद 1 साल में, शायद 10 साल में। चाहे जो भी हो, जतिन निश्चित रूप से वापस आएगा। आरव यह अच्छी तरह जानता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय बाघ को पहाड़ पर वापस जाने देने के, क्योंकि अगर जतिन को मारा गया तो वह कल मर जाएगा। अगर जतिन को छोड़ दिया गया तो कम से कम एक उम्मीद की किरण थी। एकमात्र उम्मीद यह थी कि जतिन के साधना पूरी करके लौटने से पहले वह उसके साथ मुकाबला करने की शक्ति प्राप्त कर ले। लेकिन क्या यह संभव है? आध्यात्मिक जड़ें क्या हैं? मेरे पास आध्यात्मिक जड़ें क्यों नहीं हैं? बिना आध्यात्मिक जड़ों के साधना करना क्यों असंभव है? क्यों? आरव का दिमाग उलझन में था। अमर संप्रदाय के बारे में जिज्ञासा और भविष्य के बारे में भ्रम से भरा हुआ था। अनजाने में आरव की पलकें भारी हो गईं और वह धुंधलेपन में सो गया। आरव ने एक अजीब सपना देखा। उसके सपने में एक अमर ने उसके कान में फुसफुसाया, क्या तुम साधना करना चाहते हो? बेशक आरव चाहता था। उसने कभी इतनी तीव्रता से शक्ति की प्यास नहीं महसूस की थी जितनी अब। लेकिन आरव को हमेशा कुछ गलत लग रहा था। थोड़ी देर बाद आरव अचानक जाग गया, तेजी से उठ बैठा। उसकी आंखें आश्चर्य और उलझन से भरी थीं, और उसे नहीं पता था कि उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थी। उसे आखिरकार पता चला कि क्या गलत था। यह सपना नहीं था। वास्तव में किसी ने उससे पूछा था, क्या तुम साधना करना चाहते हो? आरव खड़ा हुआ और दरवाजा खोला, और उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वह अपने जीवन में कभी नहीं भूलेगा। आंगन में आड़ू के पेड़ के ठीक बगल में एक खून लाल लबादा पहने सुंदर महिला खड़ी थी। उसकी सुंदर आंखें चमक रही थीं और वह उसे चुपचाप देख रही थी। कभी नहीं पता कब काले बादल छट गए थे। चांदनी पानी की तरह थी और आड़ू के फूल एक एक करके गिर रहे थे। महिला इसके बीच में थी, जैसे कि धुंध और कोहरा इकट्ठा हो रहा हो, और यह सांसारिक दुनिया की तरह नहीं था। क्या तुम साधना करना चाहते हो? रोशनी ने फिर से बोला। उसकी आवाज नरम थी, उसमें थोड़ी आलस्य की झलक थी और बहुत ही सुहानी थी। आरव ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी शांति वापस पाई। दिमाग में अनगिनत सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन उसके होंठों पर केवल एक शब्द बचा, हां, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। रोशनी का लहजा हल्का था, जैसे कि वह आरव को कपड़े पहनना और खाना सिखाने वाली हो। आरव पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरा, रोशनी के पास आया और उसकी आंखों में देखा, जो वसंत के पानी की तरह साफ थीं। रोशनी भी उसे देख रही थी। थोड़ी देर बाद आरव ने पाया कि उसके सामने की महिला एक रहस्य की तरह थी, और वह उसे बिल्कुल समझ नहीं सका। इसके विपरीत रोशनी की नजरों के तहत आरव को लगा कि उसका सब कुछ उजागर हो गया था और उसके पास कोई रहस्य नहीं था। एक पल के लिए आरव के दिमाग में एक समझ की चमक आई। रोशनी को आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह सब पता था, यहां तक कि मेरे विचार भी उसे पता हैं। मेरे पास कोई आध्यात्मिक जड़ें नहीं हैं, आरव ने थोड़ी देर बाद बोला।
एक ऐसी तकनीक है जिसके लिए आध्यात्मिक जड़ों की जरूरत नहीं है। कैसी मार्शल आर्ट? आरव ने सहज रूप से पूछा। राक्षस कबीले की तकनीक। रोशनी की आंखें चमक रही थीं, उनमें एक अजीब आभा थी। आरव का चेहरा बदल गया और वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। भले ही उसे साधना के बारे में कुछ नहीं पता था, आरव को मनुष्यों और राक्षसों के अलग अलग रास्तों का अंदाजा था। उसने पहले सुनी किंवदंतियों में आत्माओं, राक्षसों और दानवों के लोगों को नुकसान पहुंचाने के कई मामले थे। क्या मुझे राक्षस कबीले की तकनीक सीखनी होगी और एक हत्यारा राक्षस बनना होगा? लेकिन केवल एक छोटी सी चुप्पी के बाद आरव ने अपना मन बना लिया। मैं सीखूंगा। आरव नहीं जानता था कि वह भविष्य में क्या बन जाएगा, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने इस अवसर को नहीं लिया तो जब जतिन जल्द ही लौटेगा तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। भविष्य की तो बात ही छोड़ दें। रोशनी को बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ, जैसे कि उसे पहले से ही उम्मीद थी कि आरव सहमत होगा। उसने जारी रखा, अगर तुम इस राक्षस कबीले की तकनीक को सीखना चाहते हो तो तुम्हें 2 शर्तें माननी होंगी। पहली, मेरी पहचान या उत्पत्ति के बारे में मत पूछना, मैं तुम्हें सिखाऊंगी और तुम सीखोगे। दूसरी, तुम्हें इस तकनीक को किसी और को देने की अनुमति नहीं है। ठीक है, आरव ने सिर हिलाया। रोशनी ने जोड़ा, एक बात और, अगर तुम इस विधि का अभ्यास करना चाहते हो तो तुम्हें अकल्पनीय खतरों का सामना करना पड़ेगा और तुम किसी भी समय अपनी जान गंवा सकते हो। मुझसे यह उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें बचाऊंगी। आरव ने शांतिपूर्वक मुस्कुराया। जीवन और मृत्यु भाग्य से तय होते हैं, धन और सम्मान स्वर्ग से। अगर तुम्हारे कोई सवाल हैं तो पूछो। रोशनी ने हल्के से मुस्कुराया। यह पहली बार था जब आरव ने 2 साल में रोशनी को मुस्कुराते देखा। वह अचानक चकित हो गया और थोड़ा हक्का बक्का रह गया, लेकिन पलक झपकते ही आरव की आंखें फिर से स्पष्ट हो गईं और उसने गहरी आवाज में पूछा, आध्यात्मिक जड़ें क्या हैं? साधना क्या है? कन्नौज के मास्टर ने क्यों कहा कि बिना आध्यात्मिक जड़ों के साधना नहीं की जा सकती? साधना को सत्य की साधना या दिव्यता की साधना भी कहा जा सकता है। साधना की 3 सबसे प्राचीन शाखाएं मानव जाति में फैली हैं, अमर, बौद्ध और राक्षसी। तथाकथित आध्यात्मिक जड़ें वह हैं जिन्हें अमर संप्रदाय कहते हैं, बौद्ध संप्रदाय उन्हें बुद्धि जड़ें कहते हैं और राक्षस संप्रदाय उन्हें राक्षस बीज कहते हैं। ये सब समान हैं। अगर तुम एक इंसान हो और तुम में आध्यात्मिक जड़ें नहीं हैं तो तुम वास्तव में इन तीनों संप्रदायों में से किसी में शामिल नहीं हो सकते। आरव समझ गया कि रोशनी का मतलब था कि राक्षसों की साधना के लिए आध्यात्मिक जड़ों की जरूरत नहीं है। रोशनी ने जारी रखा, मनुष्यों के पास 5 इंद्रियां हैं, दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श। आध्यात्मिक जड़ें 6ठी इंद्रिय के समान हैं और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने की कुंजी है। आरव को अचानक समझ आया, बिना आध्यात्मिक जड़ों के कोई स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा के अस्तित्व को देख नहीं सकता और स्वाभाविक रूप से साधना नहीं कर सकता। आरव ने फिर पूछा, क्या साधना में भी अलग अलग स्तर होते हैं? कन्नौज के मास्टर किस स्तर का साधना करने वाला है? अमर क्षेत्रों में साधना के अलग अलग स्तर हैं, ऊर्जा सन्नाद, नींव स्थापना, स्वर्ण कोर और नसेंट आत्मा। वह एक स्वर्ण कोर साधना करने वाला है। राक्षसी साधना, अमर साधना, शैतानी साधना और बौद्ध साधना में सभी के अलग अलग स्तर हैं, लेकिन अंततः वे सभी एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं। बहरहाल स्वर्ण कोर का रास्ता एक खाई है जिसे पार करना होगा। साधना करने वाले तारों की तरह असंख्य हैं, लेकिन आधे कोर के रास्ते पर अटक जाते हैं, जिससे जीवन भर निराशा होती है। साधना स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छा के खिलाफ एक कार्य है। रसायन विज्ञान के रास्ते में प्रवेश करने का मतलब है स्वर्ग और पृथ्वी की बेड़ियों से पहली बार मुक्त होना, और जीवन काल को 500 साल तक बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि कहा जाता है, एक बार स्वर्ण अमृत निगल लिया जाए। मुझे एहसास होता है कि मेरा भाग्य स्वर्ग द्वारा निर्धारित नहीं है। रोशनी ने कहा, तुम जो राक्षस कबीले की तकनीक सीखने जा रहे हो वह 9 अध्यायों में बंटी है। पहला अध्याय शरीर को मजबूत करने के बारे में है, दूसरा नसों को मजबूत करने के बारे में, तीसरा हड्डियों को गढ़ने के बारे में, चौथा अस्थिरस काटने के बारे में,
पांचवां, आंतरिक अंगों को शुद्ध करने के बारे में। छठा, छिद्रों को खोलने के बारे में। और सातवां, अमृत बनाने के बारे में। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें 7वें अध्याय तक अभ्यास करना होगा। इस तकनीक का नाम क्या है? आरव ने पूछा। जंगल के 12 दानव राजाओं की गुप्त पुस्तक। आरव का दिल कांप उठा। वह सिर्फ एक विद्वान था जिसे कभी साधना बाड़ी की दुनिया का अनुभव नहीं हुआ था। उसे बस इतना लगा कि इस तकनीक का नाम सुनकर खून की गंध आ रही थी। जंगल के 12 दानव राजाओं की गुप्त पुस्तक का पहला अध्याय शरीर को मजबूत करने के बारे में है। इसे 2 स्तरों में बांटा जा सकता है, त्वचा को मजबूत करना और मांस को मजबूत करना। प्रत्येक स्तर के लिए अलग अलग सांस लेने की विधि है और इसके साथ अलग अलग तकनीकें और गतिविधियां भी हैं। रोशनी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई और फिर आरव के दिमाग में कुछ लंबे और रहस्यमय मंत्र उभरे। कोई अमर पर्वत या हरी भरी नदियां नहीं थीं, कोई धन्य स्थान नहीं, कोई सुंदर इमारतें नहीं, लेकिन इस साधारण से आंगन में, इस खिले हुए आड़ू के पेड़ के नीचे आरव ने अभ्यास शुरू किया। यह बहुत आकस्मिक लगता था, बहुत संयोग जैसा, और फिर भी ऐसा लगता था जैसे यह नियति में लिखा था। थोड़ी देर बाद रोशनी के मार्गदर्शन में आरव ने महसूस किया कि उसकी सांस लेने की प्रक्रिया धीरे धीरे सामान्य से अलग हो रही थी। यह इंसानों की सांस लेने की तरह नहीं लगता था। बार बार सुधार और अभ्यास के बाद आरव को धीरे धीरे एक एहसास होने लगा। इस तरह की सांस लेने से शरीर गर्म हो जाता था और अंदर का खून और मांस जलने और उबलने लगता था, जो अनंत ऊर्जा में बदलकर शरीर की सतह पर पहुंच रहा था। आरव को अपनी त्वचा पर खुजली और झुनझुनी का एहसास हुआ। त्वचा को मजबूत करने की यह सांस लेने की तकनीक जंगली बैल दानव राजा से ली गई है। इसे चलते, खड़े, बैठे या लेटे हुए किसी भी स्थिति में अभ्यास किया जा सकता है। बैल स्वभाव से कठोर होते हैं और उनकी त्वचा इतनी मजबूत होती है कि तलवार और चाकू भी इसे भेद नहीं सकते। तुम धीरे धीरे इसे स्वयं अनुभव करोगे। यह देखकर कि आरव की सांस धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, रोशनी मुड़ी और उसे परेशान किए कमरे में वापस चली गई। आरव पहले ही इस अद्भुत सांस लेने में डूब चुका था। हर सांस के साथ वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी त्वचा और अधिक खुरदरी, मजबूत और ताकतवर हो रही थी। रात धीरे धीरे खत्म हो गई। हालांकि आरव को समय बीतने का एहसास नहीं हुआ और वह यह भी भूल गया कि वह कहाँ था। वह बस मंत्र को समझता रहा और सांस लेता और छोड़ता रहा। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने आकाश को चीर दिया, आरव का पूरा शरीर हिल गया और उसे अचानक ऐसा लगा जैसे उसके सिर से 2 बहुत सख्त चीजें बाहर निकल रही थीं और आकाश की ओर बढ़ रही थीं। उस पल आरव को ऐसा लगा जैसे वह वास्तव में एक अद्वितीय बैल दानव में बदल गया हो, जो स्वर्ग और पृथ्वी को निगल रहा हो। रोशनी, जो पहले कमरे में चुपचाप बैठी थी, ने अपने दिल में कुछ महसूस किया और उसकी नजर दीवार को भेद कर आरव पर पड़ी। इतनी जल्दी सार समझ लिया? हाँ, तुम दानव साधना में प्रतिभाशाली हो। मैंने जो अवसर दिया वह वाकई इसके लायक था। रोशनी की आंखों में प्रशंसा की एक झलक दिखी। बिना कोई हलचल किए वह अजीब ढंग से आंगन में आई और आरव के सामने प्रकट हुई। धड़ाम! आरव, जो अभ्यास में डूबा था, अचानक एक बाहरी बल से टकराया। वह दूर उड़ गया और स्वाभाविक रूप से उसकी सांस रुक गई। आरव जमीन से उठा, उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था। उसने चारों ओर देखा और पाया कि आंगन में कोई और नहीं था। आरव ने भौहें सिकोड़कर पास ही खड़ी रोशनी की ओर देखा। क्या तुम खुद को मारना चाहते हो? रोशनी ने अपनी आंखों में प्रशंसा छिपा ली थी और ठंडे स्वर में कहा। क्या? आरव हैरान देखा। रोशनी ने अपनी आस्तीन लहराई और आरव के सामने हवा में एक चमकता हुआ पानी का दर्पण प्रकट हुआ। आरव अवाक रह गया। यह तरीका वाकई उसकी समझ से परे था। लेकिन जब आरव ने पानी के दर्पण में अपनी शक्ल देखी तो उसकी आंखों में हैरानी डर में बदल गई। ऐसा कैसे हो सकता है? आरव का शरीर पहले से ही थोड़ा पतला था, लेकिन पानी के दर्पण में वह पहले से कहीं ज्यादा पतला दिख रहा था। यह कहना गलत नहीं होगा कि वह हड्डियों का ढांचा बन गया था। अगर चेहरे की विशेषताएं और गालों की बनावट परिचित न होती तो आरव कभी नहीं मानता कि दर्पण में दिख रहा व्यक्ति वह स्वयं है। कोई भी अभ्यास हो, शक्ति हवा में से नहीं आती। अमर, बुद्ध और दानवों के 3 संप्रदाय
स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित करते हैं। कुछ उन्नत कौशल वाले दानव सूर्य और चंद्रमा की सार को भी सांस के जरिए ले सकते हैं ताकि अपने शरीर को शुद्ध करें। लेकिन तुम अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचे हो। हर बार जब तुम सांस लेते और छोड़ते हो, तुम अपने खून और मांस का सार शुद्ध करते हो। अगर तुम इस तरह अभ्यास करते रहे तो 3 दिन में तुम मर जाओगे। तो फिर क्या करना चाहिए? आरव हैरान था। बेशक, मांस और खून खाकर अपनी ऊर्जा को फिर से भरना होगा और फिर अभ्यास जारी रखना होगा। खाने की बात सुनते ही आरव का पेट गुर्राने लगा। भूख का एक अनियंत्रित एहसास उसके शरीर में फैल गया, जिसने उसे लगभग पागल कर दिया। आरव तेजी से रसोई की ओर बढ़ा और वहां मौजूद हर खाने की चीज को तूफान की तरह खा गया। 1 घंटे से भी कम समय में उसने रसोई में मौजूद हर खाने योग्य चीज अपने पेट में डाल दी, जिससे उसकी भूख थोड़ी कम हुई। उस पल तक आरव को एहसास हुआ कि उसने पूरी रात नहीं सोया था, लेकिन उसे बिल्कुल थकान नहीं थी, बल्कि वह ऊर्जा से भरा हुआ था और उसकी हर हरकत में ताकत थी। आरव ने पास पड़ा एक पतला लोहे का बेसिन उठाया और अपनी उंगलियों से उसे जोर से दबाया। उसने देखा कि लोहे के बेसिन पर कुछ साफ उंगलियों के निशान बन गए थे। हाय, इतनी ताकत! आरव चुपके से हैरान था। सिर्फ एक रात के अभ्यास के बाद इतना बड़ा बदलाव आ गया था। आरव को अचानक भविष्य में बहुत आत्मविश्वास महसूस हुआ। मुझे विश्वास है कि अगर जतिन अमर संप्रदाय से लौट भी आए तो मेरे पास उससे लड़ने की ताकत होगी। इस समय आरव को अभी भी जंगल के 12 दानव राजाओं की गुप्त पुस्तक की भयावहता का पता नहीं था। यह कौशल वास्तव में एक अद्वितीय दानव पुस्तक थी, जो यिन और यांग को पकड़ सकती थी, नियति को छीन सकती थी, ब्रह्मांड को बदल सकती थी और ऊर्जा मशीन को मोड़ सकती थी। यह इस दुनिया की चीज ही नहीं थी। दूसरे दिन आरव सुबह सुबह बाजार गया और अगले कुछ दिनों के लिए खाने के लिए कुछ गायें खरीदी। सब कुछ तय करने के बाद आरव रोशनी के कमरे में आया, दरवाजा खटखटाया और पूछा, मिस दियू। आरव के खटखटाने पर दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। हालांकि बाहर पहले से ही उजाला हो चुका था, कमरा अभी भी अंधेरा था, जिसमें एक अजीब सा माहौल था। अंदर आओ, रोशनी की आवाज घर के अंदर से आई। आरव ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। एक अजीब सा एहसास उसके दिमाग में आया और आरव को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर एक नरम और ठंडी पानी की परत से गुजरा हो और वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गया हो। आरव ने नजर घुमाई और हैरान रह गया। उसके सामने रोशनी का कमरा बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जो उसके हवेली से भी ज्यादा विशाल थी। उसके पैरों के नीचे हरी घास थी और पास में एक लकड़ी का डोल रखा था, जो आधे आदमी की ऊंचाई से ज्यादा था। रोशनी एक बड़े नीले पत्थर पर तिरछे बैठी थी। उसकी मुद्रा आलसी थी। हालांकि उसने ढीला ढाला खून लाल रंग का लबादा पहना था, फिर भी वह उसकी पतली और आकर्षक आकृति को नहीं छिपा सका। यह है। आरव ने थोड़ा सा मुंह खोला। इस छोटे से दिन में रोशनी ने कई ऐसे तरीके दिखाए जो वह समझ नहीं सका, जो अजीब और आकर्षक थे। यह है शून्यता। जब तुम एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाओगे, तब तुम समझ जाओगे। अब इस पर ज्यादा मत सोचो। रोशनी ने बिना किसी सवाल के जवाब दिया। यह वह प्रशिक्षण मैदान है जो मैंने खोला है। अब से तुम यहीं अभ्यास करोगे। रोशनी नीले पत्थर से हल्के से कूदकर नीचे आई और बोली, मैं तुम्हें 3 और चालें सिखाऊंगी, जिन्हें जंगली बैल की 3 चालें कहते हैं। इन्हें अभ्यास करते समय सांस लेने की विधि के साथ जोड़ना होगा। पहली चाल है आकाश साधना का कदम। हालांकि यह सिर्फ एक चाल है, इसमें अनगिनत बदलाव हैं। यह पैरों की तकनीक को विकसित करने का एकमात्र तरीका है। रोशनी ने बोलते हुए घास पर चलना शुरू किया। आरव ने अपने विचारों को समेटा, आंखें पूरी तरह खोल लीं और रोशनी के हर कदम और हर गतिविधि को ध्यान से देखा। डर था कि कहीं कोई बारीकियां छूट न जाएं। रोशनी के कुछ कदम उठाने के बाद आरव ने कुछ हद तक कुछ समझ लिया। यह कदम देखने में साधारण लगता था, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो पाओगे कि रोशनी का हर कदम ऐसा था जैसे वह कीचड़ और पानी में से चल रही हो। छाती को अंदर रखो और पीठ को सीधा, घुटनों को मोड़ो और कोहनियों को नीचे करो। शरीर का केंद्र नीचे रखो, घुटने पैर की उंगलियों के ऊपर हों और फिर भी बड़े कदम उठाओ।
हर कदम के बीच की दूरी ऐसी लगती थी जैसे इसे सटीक रूप से मापा गया हो, बिना किसी गलती के। रोशनी रुकी, मुड़ी और आरव की ओर देखकर बोली, यहां आओ। आरव ने जल्दबाजी में अभ्यास शुरू नहीं किया। इसके बजाय वह वहां खड़ा रहा और काफी देर तक सोचता रहा। फिर उसने पहला कदम उठाया। जैसे ही उसने यह कदम उठाया, आरव को लगा कि कुछ गलत था। रोशनी आरव के पास आई। उसका चेहरा भावशून्य था। उसने अपनी पैर की उंगलियां बाहर निकालीं और आरव के आगे बढ़ाए गए पैर को हल्के से ठोकर मारी। हाय! आरव ने ठंडी सांस ली। जब रोशनी ने उसे ठोकर मारी तो आरव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी जांघ में कई बार सुई चुभो दी हो, जिससे असहनीय दर्द हुआ। इस मुद्रा को बनाए रखो और आगे बढ़ो, रोशनी की ठंडी आवाज गूंजी। आरव ने नीचे देखा और महसूस किया कि रोशनी की ठोकर के बाद उसका उठाया गया कदम कुछ हद तक आकाश साधना के कदम जैसा था। वह मेरी गलती सुधार रही है। आरव के दिमाग में यह बात आई और वह रोशनी का इरादा समझ गया। आरव ने होंठ सिकोड़े, आकाश साधना के कदम की मुद्रा को ध्यान से याद किया और अपने बाएं पैर से आगे बढ़ा। गलत। जैसे ही उसके पैर जमीन को छुए, रोशनी की आवाज फिर से गूंजी और फिर आरव को अपने बाएं पैर में तेज दर्द महसूस हुआ। इस दर्द की उत्तेजना के तहत आरव ने अनजाने में अपनी चाल बदल दी। थोड़ा सा सांस लेने के बाद आरव ने अपने दाएं पैर से एक और कदम उठाया। गलत। वही परिचित चुभन फिर से आई। गलत। चुभन। अभ्यास करते रहो, सुधार करते रहो। अभ्यास के अंत तक आरव को अपने पैरों का एहसास ही नहीं रहा, जो रोशनी की ठोकरों से सुन्न हो गए थे। आरव ने दांत पीस लिए और पसीने से तर हो गया। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसे चलते रहना है। पता नहीं कितना समय बीता। आखिरकार वे दो डरावने शब्द गलत नहीं उसके कानों में नहीं गूंजे। आरव को भी एहसास हुआ कि उसने आकाश साधना के कदम की बुनियादी बातें शुरुआती तौर पर सीख ली थीं। क्या तुम भूल गए जो मैंने तुम्हें कल रात सिखाया था? रोशनी की याद दिलाने से आरव की आंखें चमक उठीं। आकाश साधना का कदम अभ्यास करते समय उसने कल रात सीखी गई सांस लेने की विधि को जोड़ना शुरू किया। पहले तो आरव दोनों को अच्छी तरह जोड़ नहीं पाया। वह अक्सर एक कदम उठाता और फिर उसकी सांस टूट जाती। लेकिन समय बीतने के साथ आरव ने धीरे धीरे इस सांस लेने की विधि और आकाश साधना के कदम के बीच का संबंध पाया। यह सांस लेने की विधि आकाश साधना के कदम के साथ सह अस्तित्व के लिए बनाई गई थी। आरव तेजी से चलने लगा। उसके पैरों की सुन्नता गायब हो गई। उसका मांस और खून जलता रहा। उसके पैरों में अनंत शक्ति सी लगने लगी और उसके कदम और बड़े होते गए। बिना किसी हलचल के उसने एक कदम उठाया और आधा मीटर दूर जा पहुंचा। आरव को पता था कि उसने सही अभ्यास किया था और वह और खुश होने लगा। लेकिन किसी कारण से आरव को हल्का सा लग रहा था कि उसके आकाश साधना के कदम में कुछ कमी थी। अनजाने में आरव ने नीले पत्थर पर तिरछे बैठी रोशनी की ओर देखा। इस पल रोशनी का चेहरा तिरस्कार से भरा था। उसकी आंखें उपहास से चमक रही थीं। आरव ने सोचा, मैंने सांस लेने की तकनीक और आकाश साधना के कदम को इतनी अच्छी तरह जोड़ लिया है, फिर भी वह मुझ पर इतना तिरस्कार क्यों दिखा रही है? आरव को गुस्सा आया, इसलिए उसने जानबूझकर आकाश साधना के कदम का उपयोग करके नीले पत्थर के चारों ओर चक्कर लगाया और रोशनी के सामने हिलता डुलता रहा। थोड़ी देर बाद रोशनी ने ठंडा सा हंसते हुए कहा, क्या तुम वाकई खुद को खेत जोतने वाला बैल बनाना चाहते हो? यह कदम आकाश साधना के लिए है, जमीन को नहीं। आरव हैरान रह गया और रुक गया। रोशनी नीले पत्थर से उतरी और बाहर की ओर चलते हुए ठंडे स्वर में बोली, जब तुम आकाश साधना के गहरे अर्थ को समझ लोगे, तब तुम्हें इस चाल की सार समझ में आएगी। आरव को आखिरकार समझ आया कि उसके आकाश साधना के कदम में क्या कमी थी। यह कदम आकाश में एक नाली साधना के लिए है। इसके लिए कितने साहस और गति की जरूरत है। भले ही तुम इस कदम को बहुत कुशलता से अभ्यास कर लो, अगर तुम में इस तरह का साहस और गति नहीं है तो तुम सिर्फ साधारण दुनिया में खेत जोतने वाले बैल बनकर रह जाओगे। आकाश साधना, आकाश साधना। आरव बार बार इस पर विचार करता रहा और धीरे धीरे उसके दिमाग में एक प्रबुद्धता उभरने लगी। रोशनी कमरे से बाहर निकली और आंगन में आई। हल्के से मुस्कुराई, बिना आरव के सामने दिखाई गई ठंडक और कठोरता के कोई निशान के। उसने सिर्फ एक दिन और एक रात में इस स्तर तक साधना कर ली है
वह मुझसे उस समय से थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली लगता है। आड़ू के पेड़ के नीचे उस महिला की बुदबुदाहट हल्की थी और हवा के साथ धीरे धीरे गायब हो गई। पिछले 1 महीने में आरव ने अधिकांश समय प्रशिक्षण मैदान में आकाश साधना के कदम का अभ्यास करते हुए बिताया। आकाश साधना की गति को समझने की कोशिश की और बहुत अनुभव प्राप्त किया। इस दौरान आरव कभी कभी बाहर जाता था और कुछ गायें और भेड़ें खरीदता था और उसे कुछ खबरें अस्पष्ट रूप से सुनाई दी। कहावत है कि जब एक व्यक्ति सफल होता है तो पूरा परिवार समृद्ध होता है। सेन परिवार पहले देवगिरी टाउन में एक साधारण परिवार था, लेकिन इस दौरान कई मार्शल आर्ट्स मास्टर सेन परिवार में शामिल हो गए थे। सबकी नजरों में सेन परिवार का उदय निश्चित था। अगर कीर्ति अपनी साधना में सफल हो जाती है तो भले ही वह घर वापस सिर्फ एक बार आए, यह सेन परिवार को पीढ़ियों तक आशीर्वाद देने के लिए काफी होगा। इन मार्शल आर्ट्स मास्टर्स को भी अमर संप्रदाय में शामिल होने का मौका मिल सकता है, भले ही वह नौकर के रूप में ही क्यों न हो। इसके विपरीत प्रतिहार परिवार हाल ही में मुश्किल में था। देवगिरी टाउन में पहले से ही 3 बड़े परिवार थे, वशिष्ठ परिवार, लोहित परिवार और यादव परिवार। प्रतिहार परिवार हाल के वर्षों में उभरा था। इसके अलावा विशाल एक जन्मजात मास्टर था और आरव को भी काफी प्रसिद्ध थी, इसलिए चारों परिवार शांति से रहते थे। लेकिन अब आरव की प्रसिद्धि और सम्मान नष्ट हो गया था। वह एक नीच बन गया था और उसने अमर लोगों को भी नाराज कर दिया था। तीनों परिवार अब हरकत में आने को तैयार थे और वे सभी देवगिरी टाउन में प्रतिहार परिवार के कारोबार को हथियाना चाहते थे और कई छोटे बड़े टकराव हो चुके थे। हालांकि आरव ने इन बातों को दिल पर नहीं लिया। प्रतिहार महल में मुख्य प्रबंधक देवनाथ स्थिति को नियंत्रित कर रहे थे और गौरी शंकर जैसे अधिग्रहित मास्टर भी थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बड़ा भाई बाहर था और देवगिरी टाउन में नहीं था। जब बड़ा भाई वापस आएगा अपनी बिजली जैसी रणनीतियों के साथ, वह निश्चित रूप से इन बदमाशों को दबा देगा। एक दिन रोशनी आरव के पास आई और बोली, मैं तुम्हें अगली 2 चालें सिखाऊंगी। जब तुम अभ्यास करो तो इन तीनों चालों को एक साथ जोड़ना होगा। थोड़ा रुककर रोशनी ने शांत स्वर में कहा, जंगल के 12 दानव राजाओं की गुप्त पुस्तक में अधिकांश चालें हत्या की तकनीकें हैं। अगली 2 चालें ऐसी ही हैं, इन्हें याद रखो। पहली चाल है जंगली बैल चंद्रमा। रोशनी ने एक कदम आगे बढ़ाया, बिल्कुल आकाश साधना के कदम की मुद्रा में। फिर वह आगे झुकी, अचानक अपनी भुजाओं को अपने पेट के नीचे से बाहर निकाला, मुट्ठियां बंद कीं, अपनी तर्जनी की उंगलियां थोड़ा ऊपर उठाईं और आगे की ओर बढ़ाया, थोड़ा ऊपर की ओर। उस पल रोशनी आरव की नजरों से गायब हो गई थी और उसकी जगह एक दबंग बैल दानव था जिसके सींग आकाश की ओर उठे थे। रोशनी की भुजाएं बैल के सींगों की तरह थीं और उसकी मुट्ठियों पर तर्जनी की उंगलियों के जोड़ सींगों की नुकीली नोक की तरह थे। यह जंगली बैल चंद्रमा की मुद्रा आकाश साधना के कदम पर आधारित है। पहले आकाश साधना की गति के साथ कदम उठाओ, कमर और पेट से एक साथ बल लगाओ और दोनों मुट्ठियों से प्रहार करो। इसमें ऊपर की ओर धक्का देने की शक्ति और उठाने की ताकत दोनों की जरूरत है। रोशनी ने ध्यान से समझाया और आरव ने ध्यान से सुना। फिर भी जब आरव ने वास्तव में अभ्यास शुरू किया तो उसे कष्ट सहना पड़ा। रोशनी ठंडे चेहरे के साथ पास खड़ी थी। अगर उसे कुछ गलत दिखता तो वह ठोकर मार देती थी। पलक झपकते ही एक दिन बीत गया। खाना खाने में बाद रोशनी बोली, चाकू लो और मुझ पर वार करो। हां? आरव थोड़ा हैरान था और रोशनी का इरादा समझ नहीं पाया। रोशनी ने कहा, वैसे मैं तुम्हें तीसरी चाल भी सिखाऊंगी, इसे मैं तुम्हें नहीं सिखा सकती। तुम्हें खुद उस पल में होने वाले बदलावों को अनुभव करना होगा। आरव को पता था कि रोशनी की क्षमता के साथ भले ही वह पूरी ताकत से वार करे, वह उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। आरव ने तेज चाकू को मजबूती से पकड़ा और रोशनी के कंधे पर वार किया, साथ ही रोशनी की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया। रोशनी शांत दिखी। उसने बस अपने हाथ में एक पतली सी लकड़ी को उठाया और उसे आने वाले तेज चाकू पर हल्के से रख दिया। धड़ाम! एक कड़क आवाज हुई और आरव हैरान खड़ा रह गया। पतली लकड़ी वैसी ही थी, लेकिन आरव के हाथ में चाकू का सिर्फ हत्था बचा था और उसकी धार
पूरी तरह टूटकर जमीन पर बिखर गई थी। इसके अलावा आरव को रोशनी का कोई बल महसूस नहीं हुआ, वरना चाकू का हत्था अभी भी उसके हाथ में नहीं होता और उड़ गया होता। सबसे साधारण लकड़ी तेज धार को टुकड़े टुकड़े कर सकती थी। अगर यह प्रहार चाकू धार पर नहीं बल्कि मांस और खून के शरीर पर पड़ा होता तो क्या वह मांस और खून का शरीर टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता? तीसरी चाल को मशाल ब्लेड कहते हैं। यह साधारण लगता है, लेकिन इसमें इस चाल का सार है। रोशनी ने कहा, तुमने एक बार मुझसे पूछा था कि त्वचा को मजबूत करने का कौन सा स्तर छोटी सफलता माना जाता है। मैं अब तुम्हें बताती हूं। जब तुम्हारी हथेली एक साधारण लकड़ी जितना तेज हो जाए तो तुमने छोटी सफलता हासिल कर ली है। लोग अक्सर कहते हैं कि साधना में समय की कोई सीमा नहीं होती। आरव ने जब साधना शुरू की तभी उसे इसका सही अनुभव हुआ। पता ही नहीं चला। आरव ने प्रशिक्षण मैदान में 3 महीने बिता दिए और उसका शरीर पूरी तरह बदल गया था। दूसरे लोग इस बदलाव को महसूस नहीं कर सकते थे, केवल आरव को ही इसका सबसे अच्छा पता था। इस दौरान आरव की त्वचा और अधिक मजबूत हो गई थी और साधारण तलवारें और चाकू इसे भेद नहीं सकते थे, क्योंकि उसने आकाश साधना का कदम और जंगली बैल का चंद्रमा देखना अभ्यास किया था। सांस लेने की विधि के साथ मिलकर आरव की त्वचा और अधिक मजबूत हो गई थी। हर इशारा और गतिविधि मजबूत और शक्तिशाली ताकत से भरी थी। हालांकि आरव को जो परेशान कर रहा था वह यह था कि वह ब्लैक ब्लेड तकनीक को कभी समझ नहीं पाया। प्रशिक्षण मैदान में आरव ने गहरी सांस ली, अपनी छाती को अंदर किया और पीठ को सीधा किया और अपने बाएं पैर से आगे बढ़ा, जो बिल्कुल आकाश साधना के कदम की मुद्रा थी। मूल रूप से आरव वहां खड़ा था, एक कमजोर विद्वान की तरह दिख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने यह कदम उठाया उसका पूरा रंग रूप नाटकीय रूप से बदल गया, जैसे वह पूरे आकाश को अपने पैरों तले रखना चाहता हो। उसी समय आरव ने अपनी कमर और पेट से बल लगाया, आगे झुका और अपनी मुट्ठियों को आगे बढ़ाया। जब उसने अपने मुंह और नाक से सांस छोड़ी तो उसने बैल के रंभाने जैसी आवाज निकाली, जो मंद, शक्तिशाली और चौंकाने वाली थी। आकाश साधना का कदम और जंगली बैल चंद्रमा, दोनों चालें एक साथ इतनी सहज थीं जैसे बहता पानी, और सांस लेने की विधि के साथ मिलकर और भी शक्तिशाली थीं। नीले पत्थर पर बैठी रोशनी ने यह दृश्य देखा और चुपके से सिर हिलाया। जंगली बैल चंद्रमा के बाद आरव ने अपनी गतिविधि जारी रखी, अपनी मुट्ठी को हथेली में बदला और उसे आगे की ओर झुलाया। तीसरी चाल, ब्लैक ब्लेड, धड़ाम। हथेली ने हवा में एक कड़क आवाज की। आरव ने हल्के से आह भरी और सिर हिलाया। अभी भी सही नहीं था। यह हथेली का प्रहार डरावना लग रहा था, लेकिन इसमें ब्लैक ब्लेड का परिवर्तन नहीं हुआ। रोशनी ने अपनी नजर हटा ली। 3 महीनों में आरव इस स्तर तक पहुंच गया था जो उसकी अपेक्षाओं से परे था। ब्लैक ब्लेड जंगली बैल की 3 चालों में सबसे मुश्किल और शक्तिशाली है। इसे सिर्फ मेहनत से अभ्यास करके इसका सार नहीं समझा जा सकता। इसके लिए थोड़ी समझ की जरूरत है, वरना 3 महीनों में नहीं, 3 साल में भी या 30 साल में भी इस चाल को नहीं समझा जा सकता। आरव बार बार असफलता से थोड़ा उदास हो गया था, इसलिए वह प्रशिक्षण मैदान से बाहर निकला, आंगन में आराम करने गया और चारों ओर देखने लगा। अनजाने में आरव की नजर पास में एक पीली गाय पर पड़ी, जो नरम घास चबा रही थी, और वह अचानक रुक गया। यह पीली गाय बाजार में सबसे आम गाय थी, जिसे किसान खेत जोतने के लिए इस्तेमाल करते थे। इस समय उसने अपने मुंह में घास की पत्तियां चबाईं और उन्हें अपने पेट में निगल लिया। उसने सिर नीचे किया और अपनी जीभ बाहर निकाली, एक मुट्ठी नरम घास पर लपेटी। एक लपेट और खींचने के साथ वह मुट्ठी नरम घास उसके मुंह में चली गई। आरव की आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं और उसके दिमाग में एक प्रेरणा की चिंगारी जगी। ये नरम घास सबसे आम थीं, जिनके पत्ते पतले और किनारों पर दांतेदार थे। जब आरव बच्चा था तो उसका ध्यान न देने पर इन घास की पत्तियों ने उसे खरोंच दिया था। गाय की जीभ इतनी चिकनी और नरम थी, लेकिन उसे इन घासों से डर नहीं था। हथेली गाय की जीभ की तरह है और ब्लेड घास की तरह। यही गाय की जीभ लपेटने वाले ब्लेड का सार है। आरव बहुत खुश हुआ। पीली गाय के घास खाने का दृश्य उसके दिमाग में बार बार उभर रहा था। उसने उस पल में होने वाले बदलावों को महसूस किया, बार बार उस पर विचार किया
और अनजाने में अभ्यास शुरू कर दिया। क्या तुमने सुना कि प्रतिहार परिवार के साथ कुछ अनहोनी हो गई? कहा जा रहा है कि प्रतिहार परिवार का रेस्तरां तोड़फोड़ दिया गया। शायद अब वह चल नहीं पाएगा। लगता है कोई मर भी गया। इतना गंभीर? हवेली के बाहर होने वाली चर्चा की आवाज से आरव का अभ्यास टूट गया। आरव साधना से जागा, उसका दिल बैठ गया। उसने दरवाजा खोला और सीधे प्रतिहार महल की ओर भागा। रास्ते में आसपास के लोगों की चर्चाओं को सुनते हुए आरव को घटना का अंदाजा हो गया। मामला यह था कि कुछ लोग प्रतिहार परिवार के रेस्तरां में हंगामा कर रहे थे और चीजें तोड़ रहे थे। देवनाथ ने अपने आदमियों को लेकर वहां पहुंचा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ये लोग बांध के चरण में पूर्णता प्राप्त मास्टर थे। वे अच्छी तरह तैयार थे और उन्होंने देवनाथ और दूसरों को घायल कर दिया। कमबख्त, मैं ये गुस्सा नहीं सह सकता। जैसे ही आरव पहुंचा, उसने गुस्से में भरी एक चीख सुनी। उस आदमी का नाम सुल्तान था। वह प्रतिहार महल के गार्डों में से एक था और उसका स्वभाव बहुत उग्र था। कमरे में मौजूद लोग प्रतिहार परिवार के सबसे भरोसेमंद लोग थे। आरव ने 2 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था। देवनाथ और अन्य लोग प्रतिहार परिवार के सबसे शुरुआती लोग थे और वे उससे बहुत प्यार करते थे। शुरुआत में यही दर्जन भर लोग थे जिन्होंने मेरे बड़े भाई को देवगिरी टाउन में स्थापित होने में मदद की थी, और 2 पीढ़ियों के बीच का रिश्ता बहुत गहरा था। एक तेज दवा की गंध चेहरे पर आई, जिसमें हल्की सी खून की गंध मिली हुई थी। दूसरा, युवा मास्टर आ गया। प्रतिहार महल में कोई भी आरव के साथ अनादर से पेश नहीं आता था, भले ही उसने अपनी प्रसिद्धि और सम्मान खो दिया हो। आरव ने सिर हिलाया और बिस्तर पर लेटे एक बूढ़े आदमी की ओर देखा। दूसरे युवा मास्टर। बूढ़े के बाल और दाढ़ी पूरी तरह सफेद थे। उसका चेहरा पीला था और वह मरने की कगार पर लग रहा था। फिर भी आरव को देखकर वह मुस्कुराया। उसकी आंखों की गहराई में प्यार की एक झलक थी। देवनाथ प्रतिहार महल के मुख्य प्रबंधक थे। हालांकि उनके पास कोई मार्शल आर्ट्स कौशल नहीं था। प्रतिहार परिवार में हर कोई, जिसमें विशाल भी शामिल था, उनका बहुत सम्मान करता था। देवनाथ पतले और बूढ़े थे। अब जब उन्हें इतना गंभीर आघात लगा था, यह अज्ञात था कि वे बच पाएंगे या नहीं। देवनाथ अंकल, दूसरा पक्ष कौन है? आरव के दिल में गुस्सा था, लेकिन उसका चेहरा बहुत शांत था। वह बिस्तर के पास आया और धीरे से पूछा, और कौन हो सकता है? निश्चित रूप से लोहित, वशिष्ठ और यादव परिवारों के उन बदमाशों ने किया होगा। सुल्तान ने गाली दी। यह मामला इतना आसान नहीं है। बोलने वाला व्यक्ति 40 साल का था। उसका चेहरा शांत था। वह गौरी शंकर था, प्रतिहार परिवार के गार्डों का नेता। गौरी शंकर अंकल, आपका क्या मतलब है? आरव ने पूछा। गौरी शंकर ने आरव की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन रुक गया। सुल्तान और नहीं रुक सका और चिल्लाया, गौरी शंकर, तुम इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? अब देर हो चुकी है। मिस्टर झेंग को उन्होंने घायल किया और ओल्ड सोमनाथ की दुखद मृत्यु हो गई। अगर तुम्हारे अधीन उन चतुर छोटे लड़कों ने अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता नहीं बनाया होता, तो मिस्टर झेंग जिंदा नहीं होते। उन लोगों ने उन्हें मारने का पक्का इरादा किया था। अंकल, सोमनाथ मर गए। आरव के दिल में दर्द हुआ। जब वह बच्चा था, आरव अक्सर सोमनाथ के कंधों पर सवार होता था और उनके बालों को बेतरतीब ढंग से खींचता था। लेकिन चाहे आरव कुछ भी करे, अंकल सोमनाथ कभी गुस्सा नहीं हुए, बल्कि सिर्फ हंसते हुए उसके साथ खेलते थे। आरव ने दांत पीस लिए और कहा, सरकार इस तरह की चीजों की परवाह नहीं करती। सरकार केवल आम लोगों के मामलों से निपटती है। वे इन परिवारों के बीच के टकराव से बचने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड के मामले अंडरवर्ल्ड के ही हैं। गौरी शंकर ने सिर हिलाया और कहा। आरव ने गहरे स्वर में कहा, गौरी शंकर अंकल, क्या हो रहा है? गौरी शंकर ने हल्के से आह भरी। मेरे गार्डों ने उन लोगों का पीछा किया और देखा कि वे सेन परिवार में घुसे। सेन परिवार नाशुक्रे बदमाशों का समूह है। सुल्तान ने पास की मेज को एक मुक्के से तोड़ दिया, तेजी से सांस लेते हुए। इन वर्षों में आरव और कीर्ति के रिश्ते के कारण प्रतिहार परिवार ने सेन परिवार की बहुत मदद की थी। लेकिन अब जब कीर्ति अमर संप्रदाय में शामिल हो गई और आसमान छू रही थी, सेन परिवार ने अपना निशाना प्रतिहार परिवार की ओर कर लिया था।
गौरीशंकर ने जोड़ा, मैंने कुछ जांच की और पता चला कि सेन परिवार इन दिनों एक रेस्तरां बनाने की योजना बना रहा है और हमारा प्रतिहार परिवार का रेस्तरां उनके रास्ते में आ रहा है। आरव का चेहरा भावशून्य था। वह चुपचाप गौरीशंकर का विश्लेषण सुन रहा था। खांस। देवनाथ कुछ बार खांसे और हल्के से हाँफते हुए बोले, हालांकि इस मामले में सेन परिवार ने अगुवाई की, लेकिन यह संभव है कि बाकी 3 परिवारों ने पीछे से आग भड़काई हो। इस मामले को यहीं रोक दो और बड़े बेटे के लौटने के बाद इस पर चर्चा करें। क्या हमें बस इसे सहना है? सुल्तान ने दांत पीस ली। गौरीशंकर ने आह भरी, अभी के लिए बस सह लो। सेन परिवार बहुत तेजी से उभर रहा है और उन्होंने शायद कुछ जन्मजात मास्टर्स को भर्ती कर लिया है। अगर हम जल्दबाजी में उनसे भिड़ने गए तो शायद हम हार जाएंगे। बड़ा बेटा कब लौटेगा? पता नहीं, शायद जल्द ही। आरव ने अचानक कहा, देवनाथ अंकल, आप अपना अच्छे से ख्याल रखें। मैं बाहर जाकर थोड़ी ताजी हवा लेता हूं। यह कहकर आरव मुड़ा और चला गया। 3 महीने पहले आरव की आधिकारिक उपाधि छीन ली गई थी, कीर्ति चली गई थी और इसके साथ ही घोड़े चेतक की मृत्यु हो गई थी, जिससे उसके दिल में एक गहरी नाराजगी थी। वरना वह उस रात इतना बेकाबू नहीं होता और उस बदमाश को चाकू मार देता। इस दौरान रोशनी के मार्गदर्शन में आरव ने कठिन अभ्यास किया, लेकिन वास्तव में उसने अपनी नाराजगी को बाहर नहीं निकाला। अब जब प्रतिहार परिवार को ऐसी विपत्ति का सामना करना पड़ा था, देवनाथ गंभीर रूप से घायल हो गए थे और सोमनाथ की दुखद मृत्यु हो गई थी। इससे आरव पूरी तरह से गुस्से में आ गया था। जब आरव प्रतिहार महल से बाहर निकला तो उसके दिमाग में सिर्फ 4 शब्द बचे थे, यह बहुत ज्यादा है। आरव को मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अधिग्रहित और जन्मजात क्षेत्रों के बीच के अंतर का कुछ सामान्य अंदाजा था। अधिग्रहित और जन्मजात दोनों को 4 स्तरों में बांटा गया है: प्रारंभिक, मध्य, अंत और पूर्ण। बड़ा भाई विशाल प्रारंभिक जन्मजात स्तर का मास्टर था। आरव को यकीन नहीं था कि अपने मौजूदा स्तर पर वह किस स्तर के मास्टर से मुकाबला कर सकता था। आरव के विचार में सिर्फ 3 महीने के अभ्यास से उन लोगों की दशकों की मेहनत का मुकाबला नहीं किया जा सकता था। लेकिन आरव फिर भी सेन परिवार में जाकर न्याय मांगना चाहता था। आखिरकार उसने 10 साल से ज्यादा पढ़ाई की थी और उसका मानना था कि हर चीज तर्क पर आधारित होनी चाहिए। सेन परिवार को उसे एक जवाब देना होगा। थोड़ी देर बाद आरव सेन परिवार पहुंच गया। सिर्फ 3 महीनों में सेन परिवार में जबरदस्त बदलाव आ गया था। एक साधारण परिवार से यह अब शेण हवेली बन गया था। लाल रंग के दरवाजे के दोनों तरफ 2 शानदार पत्थर के शेर खड़े थे। अगर आरव को स्थान याद नहीं होता तो वह कभी नहीं मानता कि यह कीर्ति का घर था। आरव सीढ़ियां चढ़ा। बिना दरवाजा खटखटाए उसने अपनी भुजाओं से दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। इस समय शेण हवेली के आंगन में काफी लोग जमा थे। खुशी से शराब पी रहे थे, बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। बहुत खुश दिख रहे थे। आरव के अचानक घुस आने से आंगन में शोर धीरे धीरे कम हो गया। इन लोगों ने अपने काम रोक दिए और आरव को नाराज नजरों से घूरने लगे। इन लोगों से एक खुरदरी और बेकाबू हवा निकल रही थी। उनके चेहरों पर क्रूरता थी और पास में ठंडी चमक वाले हथियार रखे थे। किसी तेज नजर वाले ने आरव को पहचान लिया और तंज कसते हुए कहा, अरे यह तो प्रतिहार परिवार का दूसरा युवा मास्टर नहीं है? हमारे ग्रेट शिवी राज्य का जुरेन शेण हवेली में आने का समय कैसे मिला? हाँ भाई, तुम्हें नहीं पता कि दूसरा युवा मास्टर आरव ने अपनी प्रसिद्धि और सम्मान छोड़ दिया है और अब एक बेकार आदमी है। ये बदमाश सभी तंज भरे चेहरों के साथ आरव को बुरी नजरों से घूर रहे थे। उन्होंने जानबूझकर अपने हथियारों को टकराया, जिससे चिंगारियां उड़ीं और तेज कड़क आवाजें हुईं। अगर कोई साधारण विद्वान होता तो भेड़ियों से घिरे इस दृश्य का सामना करके शायद उसके पैर कांपने लगते। आरव का चेहरा वैसा ही रहा, लेकिन वह आंगन के बीच में चला गया। उस दिन आरव ने अभी अभ्यास शुरू नहीं किया था, लेकिन अपनी आंतरिक नाराजगी के आधार पर उसने कन्नौज जनरेन का सामना करने की हिम्मत की थी। उसके सामने ये बदमाश जिंदान जनरेन की तुलना में बहुत कमजोर थे, तो वे उसे कैसे डरा सकते थे? आरव का चेहरा पानी की तरह गंभीर था। उसकी नजर आंगन में घूमी और उसने शांत स्वर में कहा, मैं विराट से मिलना चाहता हूं।
विराट कीर्ति का भाई है। हाँ हाँ मिस्टर आरव, बिना बुलाए आए। मैं स्वागत करने नहीं आया, इसके लिए माफी मांगता हूं। आवाज सुनाई दी, लेकिन आदमी दिखाई नहीं दिया। आरव की नजर घूमी और आंगन के गलियारे में एक सफेद रंग के लबादे में एक आदमी धीरे धीरे उसकी ओर चल रहा था। मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में उपहास छिपा नहीं था। विराट ने सफेद रेशमी लबादा पहना था। उसकी कमर पर एक जेड लटका था और वह एक अमीर युवक की तरह दिख रहा था। लेकिन देवगिरी टाउन में हर कोई उसकी पृष्ठभूमि जानता था। इससे पहले विराट प्रतिहार परिवार के रेस्तरां का मालिक था और उसने यह आरव की खातिर किया था। विराट ने एक गिलास शराब उठाया और आरव की ओर चला। उसने गिलास आगे बढ़ाया और बनावटी मुस्कान के साथ कहा, दूसरे मास्टर आरव का यहां आना सम्मान की बात है। मैं आपको एक गिलास शराब पेश करता हूं। कृपया, आज की घटना किसका विचार था? आरव ने उसकी अनदेखी की और शांत स्वर में पूछा। विराट की मुस्कान वैसी ही रही। उसने सिर झुकाया और अनजान बनते हुए पूछा, मुझे समझ नहीं आया कि मिस्टर आरव किस बारे में बात कर रहे हैं। विराट, मुझे एक जवाब चाहिए। हत्यारा कौन है? आरव ने विराट की आंखों में देखा। उसका स्वर अभी भी शांत लग रहा था। विराट ने अपनी भौहें उठाईं, अपनी मुस्कान हटाई, सिर उठाकर गिलास में शराब पी ली और चुपके से कहा, ऐसा लगता है कि मिस्टर आरव सम्मान नहीं चाहते, बल्कि सजा चाहते हैं। यह कहकर विराट ने अपने हाथ में गिलास जमीन पर फेंक दिया और वह कई टुकड़ों में टूट गया। इस आवाज को सुनकर आंगन में मौजूद बदमाश एक के बाद एक खड़े हो गए। तलवारें निकालने की आवाजें गूंजने लगीं और हर एक हत्यारा और क्रूर हो गया। कमबख्त, मैं इस नालायक को और नहीं सह सकता। क्या वह सचमुच खुद को कोई बड़ा मालिक समझता है? वह तो बस एक नीच है। कितनी बेशर्मी। यह मैं, राहुल, था जिसने आज कार्रवाई की। मैंने उस सोमनाथ को अपने हाथों से मारा। एक आदमी चिल्लाया। और मैं? हाँ, कितना अफसोस, उस बूढ़े को मेरे थप्पड़ से नहीं मारा गया। आरव ने बात करने वालों की ओर देखा, सिर हिलाया और बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। विराट ने ठंडा सा हंसा। आरव, खुद को दुख में मत डालो। मेरी बहन की खातिर मैं तुम्हें आज जाने दूंगा। निकलिए यहां से। विराट के शब्द पूरे होने से पहले ही आरव की जोरदार चीख ने उसे रोक दिया। आंगन में सभी के चेहरों पर अजीब भाव आए, जैसे उन्हें विश्वास न हो। विराट का चेहरा क्रूर हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुमने मुझे गाली देने की हिम्मत की? आरव ने तिरछी नजर से देखा। इस नजर की तीव्रता ने विराट को डरा दिया। वह कुछ समझ पाता इससे पहले उसने देखा कि आरव ने हरकत की। बिना किसी अतिरिक्त गतिविधि के आरव ने अपनी हथेली बढ़ाई और विराट के चेहरे पर सीधे थप्पड़ मारा। धड़ाम। सभी की नजरों के सामने विराट को आरव ने थप्पड़ मारकर 10 फीट से ज्यादा दूर उड़ा दिया। पिछले 3 महीनों में विराट ने भी मार्शल आर्ट्स का अभ्यास शुरू किया था और कुछ उपलब्धियां हासिल की थीं। वह अधिग्रहित मार्शल आर्ट्स के प्रारंभिक चरण में पहुंच गया था। उसे वाकई उम्मीद नहीं थी कि आरव उसे थप्पड़ मारकर उड़ा देगा। यह थप्पड़ तेज नहीं लग रहा था, लेकिन वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। इस थप्पड़ ने बदमाशों को एक अलग एहसास दिया। सिर्फ अपनी हथेली की ताकत से वह किसी को दर्जन फीट दूर उड़ा सकता था। यह कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता था। लेकिन वहां मौजूद हर व्यक्ति तलवारों और चाकुओं की बौछार से गुजरा था और उनमें से ज्यादातर अधिग्रहित क्षेत्र के अंतिम चरण में मास्टर थे। राहुल और उसके साथी अधिग्रहित क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त थे और उन्होंने आरव को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। उसे मेरे लिए मार डालो। विराट के गाल सूज गए थे और उसके मुंह के कोनों पर खून था। वह जमीन पर लेटा था, आरव की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। विराट के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना राहुल के नेतृत्व में कई लोग पहले ही आरव की ओर दौड़ पड़े थे और तलवारें और चाकू हर दिशा से काट रहे थे, ठंडी हवा के साथ। हालांकि आरव ने 3 महीने तक अभ्यास किया था, वह केवल 3 चालें जानता था और उसने कभी किसी से लड़ाई नहीं की थी। इस स्थिति का सामना करके आरव को थोड़ा डर लगा और उसने अनजाने में आकाश साधना का कदम इस्तेमाल किया और सामने खड़े राहुल की ओर दौड़ा। स्विश। आरव ने ये 2 कदम उठाए, जिसने 10 फीट से ज्यादा की आश्चर्यजनक दूरी तय की। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह ज्यादातर हमलों से बच गया। सभी ने सिर्फ एक चमक देखी,
एक आकृति गुजरी और तलवारें और चाकू चूक गए। बुरा हुआ। राहुल की आंखें तेजी से झपकीं और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। दूसरों को यह स्पष्ट रूप से महसूस नहीं हुआ, लेकिन सामने खड़े राहुल के दिल में डर था, क्योंकि आरव के 2 कदम उठाने के बाद उसे एक जबरदस्त ताकत ने दबा लिया था। इस पल आरव अब एक कमजोर विद्वान नहीं था, बल्कि एक क्रूर और आदमखोर जानवर था। राहुल का दिमाग हिल गया और उसकी गतिविधियां थोड़ी धीमी हो गईं। इस देरी के बाद आरव पहले ही राहुल के सामने पहुंच गया था। उसने अपनी भुजाएं अपने पेट के नीचे से बाहर निकालीं, मुट्ठियां बंद कीं, अपनी तर्जनी की उंगलियां उठाईं और आगे बढ़ाया। आरव इस गतिविधि से इतना परिचित था कि वह आंखें बंद करके भी इसे पूरी तरह कर सकता था। और इस बार आरव ने गुस्से में हमला किया, पिछले 3 महीनों की सारी नाराजगी को बाहर निकालते हुए। फफ! पूरा दृश्य शांत हो गया। राहुल के चेहरे पर अजीब भाव थे। उसने धीरे धीरे सिर नीचे किया और देखा कि उसकी छाती पर कटोरे के आकार के 2 खूनी छेद थे, जिनमें 2 मजबूत भुजाएं घुसी हुई थीं। पल में राहुल के चेहरे से खून उतर गया, उसका सिर एक तरफ झुका और वह मौके पर ही मर गया। सभी की नजरों में दोनों पक्षों ने सिर्फ एक राउंड में लड़ाई की। राहुल की चाकू आरव पर पड़ने से पहले ही आरव की भुजाओं ने राहुल की छाती को भेद दिया। खूनी मुट्ठी राहुल की पीठ से बाहर निकली, जो चौंकाने वाला था। हालांकि ये बदमाश अनुभवी और जानकार थे, उनके लिए इस दृश्य की कल्पना करना मुश्किल था। एक इंसान की मुट्ठी वास्तव में मांस और खून के शरीर को भेद सकती थी। अधिग्रहित साधना में पूर्णता प्राप्त एक मास्टर को एक कमजोर विद्वान ने सिर्फ एक चाल में हरा दिया। अगर कोई अपनी आंखों से न देखे तो कौन विश्वास करेगा? हत्या। आरव थोड़ा हक्का बक्का रह गया और उसके दिमाग में सिर्फ रोशनी की शांत आवाज गूंज रही थी। जंगल के 12 दानव राजाओं की गुप्त पुस्तक में अधिकांश चालें हत्या की तकनीकें हैं। हत्या की तकनीकें, ये तकनीकें इस्तेमाल होने पर लोगों को मार देती हैं। इस पल तक आरव को इन 3 शब्दों का सही अर्थ समझ में आया। जब आरव हैरान था, किसी ने अपनी चाकू उठाई और सीधे आरव की गर्दन पर काटा, जबकि दूसरा व्यक्ति अपनी तलवार को सीधे आगे बढ़ाकर आरव की पीठ में जोर से चुभोया। डिंग! डिंग! तेज हथियार के मांस में लगने की कोई आवाज नहीं आई, बल्कि सोने की तलवारों के टकराने जैसी आवाज आई। बड़ी तलवार का आरव पर कोई असर नहीं हुआ और तलवार उसके शरीर से टूट गई। हाय! वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरों के भाव बहुत बदल गए और उन्होंने सांस खींची। अगर तलवार नहीं घुसी तो शायद आरव ने कोई उच्च गुणवत्ता वाला कवच पहना हो। इस्पात की चाकू ने स्पष्ट रूप से मांस और खून के शरीर में काटा, लेकिन अजीब तरह से उछल गई। इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं था। क्षैतिज प्रशिक्षण मार्शल आर्ट्स? कैसा क्षैतिज प्रशिक्षण मार्शल आर्ट्स इतनी ताकत रखता है? हालांकि तलवार और चाकू ने आरव को चोट नहीं पहुंचाई, फिर भी उसे डगमगा दिया। त्वचा को मजबूत करने की तकनीक तलवार की तीव्रता को रोक सकती थी, लेकिन तलवार में निहित ताकत को नहीं रोक सकती थी। आरव को इस समय अपनी पीठ और गर्दन में तेज दर्द महसूस हुआ और उसने दांत पीसकर इसे सह लिया। तुम चोर मरने की तलाश में हो? आरव ने जोर से चिल्लाया। आकाश साधना का कदम छोड़ दिया और बाईं ओर के आदमी की ओर दौड़ा। धड़ाम! धड़ाम! आरव के पैरों ने बहुत सख्त नीले पत्थर की जमीन पर 2 बड़े गड्ढे खोद दिए। रेत और पत्थर उड़ने लगे, एक भयानक गति के साथ। उस आदमी का चेहरा बहुत बदल गया और उसे आखिरकार राहुल की मृत्यु से पहले महसूस हुए डर और सदमे का एहसास हुआ। आरव का रौब बहुत तेज था। सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाने से उसकी हत्या की हवा ने उसे घुटन का एहसास कराया। पफ! यह अभी भी जंगली बैल का चंद्रमा देखना था। अधिग्रहित क्षेत्र के अंतिम चरण का एक मास्टर, जिसकी छाती में 2 खूनी छेद थे, वह मौके पर मर गया। आरव जैसे अजेय व्यक्ति का सामना करके सभी को समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करें। पलक झपकते ही आरव ने 2 लोगों को मार डाला। उसके शरीर में खून उबल रहा था और शुरुआती घबराहट और तनाव कब का गायब हो चुका था। और तुम? आरव की आंखें मशालों की तरह तेज थीं जब उसने आखिरी व्यक्ति की ओर देखा। इस आदमी ने अभी देवनाथ को घायल करने की धमकी दी थी, और अब जब आरव उसे घूर रहा था, उसे अचानक रीढ़ में ठंडक महसूस हुई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। सब मिलकर हमला करो,
चाहे तुम्हारा क्षैतिज प्रशिक्षण कौशल कितना भी मजबूत हो, इसमें कमजोर बिंदु और सीमाएं होती हैं। वह आदमी चिल्लाया। हालांकि आंगन में बाकी लोग कुछ हद तक ललचाए हुए थे, फिर भी वे हिचकिचा रहे थे। वे आरव की हत्या की हवा से डर गए थे और तुरंत कार्रवाई नहीं की। आरव ने 3 कदम उठाए और पलक झपकते ही उस आदमी के सामने पहुंच गया। बिना कुछ कहे उसने फिर से जंगली बैल का चंद्रमा देखना चाल का उपयोग किया। इस व्यक्ति ने पहले ही खोज लिया था कि आरव सिर्फ यही एक चाल इस्तेमाल करता था। हालांकि वह आकाश साधना के कदम की गति से डर गया था, उसने अपनी चपलता पर भरोसा किया और पहले जमीन पर लेट गया, अपनी शक्ल की परवाह न करते हुए, और आलसी गधा लुढ़कना चाल का उपयोग किया। जंगली बैल चंद्रमा चाल कमर और पेट के ऊपरी हिस्से पर हमला करती है। इस व्यक्ति ने इस चाल से जवाब दिया और आरव की मुट्ठियों से बस बच गया। फिर भी इस व्यक्ति को अभी भी खून की एक बहुत भयानक गंध आई और उसके दिल में आखिरी प्रतिरोध की इच्छा तुरंत गायब हो गई। भागो, यह आदमी अजेय है। जंगली बैल चंद्रमा असफल रही। आरव ने अपने प्रतिद्वंद्वी को जमीन पर लुढ़कते देखा और एक पल के लिए कुछ हक्का बक्का रह गया। यह एकमात्र चाल थी जो वह जानता था। अगर जंगली बैल चंद्रमा किसी को नहीं मार सका तो आरव असमंजस में पड़ गया। इस पल आरव के दिमाग में एक प्रेरणा आई। उसने एक लंबी चीख मारी और बड़े कदमों से पीछा करने लगा। यह एक अजीब चाल थी। यह कभी कभार इस्तेमाल करने पर कुछ प्रभाव डाल सकती थी, लेकिन जमीन पर लुढ़कने वाले व्यक्ति की गति पैरों से दौड़ने की गति से तुलना नहीं कर सकती थी। चीख की आवाज खत्म होने से पहले आरव उस आदमी तक पहुंच गया था। जब इस व्यक्ति ने आरव की चीख सुनी तो उसे लगा कि कुछ गलत है और उसने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा। उसकी नजर में सब कुछ रेत और कंकड़ से ढक गया था और फिर उस व्यक्ति को अपने सीने पर एक जबरदस्त ताकत का एहसास हुआ। धड़ाम! अगले पल वह व्यक्ति दीवार से जोर से टकराया, एक पल के लिए रुका और फिर धीरे धीरे नीचे सरक गया। उसका सीना गहराई से धंस गया था और उसकी सांस रुक चुकी थी। आरव ने तुरंत जवाब दिया। आकाश साधना के कदम की ताकत का उपयोग करके उस व्यक्ति को लात मारी। हत्या की तकनीक। आकाश साधना का कदम भी एक हत्या की तकनीक थी। आंगन में पहले चिल्ला रहे मास्टर अब चूहे की तरह शांत थे। उनकी आंखों में डर था। वे सभी पीछे हट रहे थे, डरते हुए कि आरव अगला उन पर आएगा। इन लोगों के डरने की कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। आरव ने जो ताकत दिखाई थी वह बहुत ही आश्चर्यजनक थी। उसके कार्रवाई शुरू करने से लेकर अब तक थोड़े समय में 2 मास्टर जो अधिग्रहित क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त थे और एक मास्टर जो अधिग्रहित क्षेत्र के अंतिम चरण में था, मौके पर मार दिए गए थे। आरव ने ठंडा सा हंसा और विराट की ओर बढ़ा, जो पहले ही डर से बेसुध हो चुका था। तुम क्या करने जा रहे हो? विराट की आवाज कांप रही थी। वह मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उसके पैर कमजोर हो गए थे। वह बस जमीन पर बैठकर धीरे धीरे पीछे खिसक सकता था। आज की घटना किसका विचार था? आरव ने विराट की ओर नीचे देखा और एक एक शब्द करके पूछा। नहीं, यह मैं नहीं था। कौन था? आरव ने जोर से चिल्लाया। उसकी जीभ बिजली की तरह फट पड़ी। विराट का पूरा शरीर कांप गया। वह हाँफ रहा था। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक आई और उसने दांत पीस कर कहा, अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई तो प्रतिहार परिवार का सफाया हो जाएगा। आरव का चेहरा और गहरा हो गया और उसने अपनी आंखें सिकोड़कर पूछा, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? आरव ने जो हत्या का इरादा अब भी दबाया था वह फिर से उसके दिल में उमड़ आया। इस पल शेन हवेली के आंतरिक आंगन से एक के बाद एक भयावह आवाजें आईं। तुम युवक मरने की तलाश में हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आकर इतना उग्र व्यवहार करने की?